हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं ना, क्लास 12th का एक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को अपलोड किया जा रहा है इस वीडियो के जरिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और मुझे लगा कि ये छोटा सा वीडियो बना करके इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस और पूछे जाते हैं उस टॉपिक को हम आज क्लियर कर दें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चंस आपका एग्जाम में एनी हाउ क्वेश्चन पूछने ही जा रहा है, एकदम श्योर पूछने जा रहा है। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। मैं आपको बता दूं, क्लास में तो बहुत डिटेल हम पढ़ाए थे, बहुत सारा इसमें पेज भी आपको पढ़ाए थे, बट ये एक क्रैश कोर्स टाइप का वीडियो है, जिसमें से आप देख लीजिए हार्डली साली 4-5 पेज के अंदर अगर आप इतना 4 से 5 पेज भी अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि 4 नंबर एकदम आसान से आप उठा लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं रहेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस टॉपिक को जरूर देखेंगे, एक बार से 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, है ना। जिसको पीडीएफ चाहिए, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिया हुआ देखिए 735253 वाला, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। या फिर केमिस्ट्री बज वाला ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको ले सकते हैं। इसी को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और बार बार जम करके पढ़िए इसी को। सरफेस केमिस्ट्री मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछने जा रहा है, तो ये प्रिंट आउट निकाल करके इसी को बार बार पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म रहने वाले हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर आपका कंफर्म करने वाले हैं, पक्का करने वाले, 4 नंबर सॉलिड आने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। मैं आपको बता दूं, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग वही टॉपिक इसमें चर्चा करेंगे जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री जो 4 नंबर का चैप्टर है, और ये 4 नंबर चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए सरफेस केमिस्ट्री को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलाइड्स, पहला जो पार्ट है वो कोलाइड्स, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एडजॉर्प्शन, है ना, एडजॉर्प्शन। तो पहला जो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कोलाइड्स, और दूसरा जो हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या, एडजॉर्प्शन। तो जनरली ये कोलाइड्स आया कहाँ से, तो ये कोलाइड्स आपको चैप्टर में पढ़ाया गया सॉल्यूशन से आया है। क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन 3 टाइप में होता है, पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा होता है कोलाइड्स, और तीसरा होता है सस्पेंशन। तो यही ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन होता है, इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे वो कोलाइड्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। तीनों में हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं, बेसिक डिफरेंस, उसके बाद हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, एक 3 सॉल्यूशन हम लोग तैयार किए हैं। सबसे पहले अगर बाय द वे हम लोग 3 सॉल्यूशन तैयार करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ए करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट बी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते हैं, सी करते हैं। यहाँ पे हम लोग पानी लेते हैं और पानी में नमक को घोल देते हैं, है ना, पानी लेते हैं और इसमें NaCl को घोल देते हैं। इसमें भी पानी लेते हैं और इसमें गम को डाल देते हैं, गम को, है ना, या स्टार्च को, या जिलेटिन को, या सेलुलोज को, या है ना फ्लोर आटा को, या मड्डी वाटर, है ना, गंदे पानी, इसमें जैसे डालते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी लेते हैं, इसमें सैंड को डाल दो, बालू को डाल दो। तो जैसे हम लोग इसमें सैंड को डालेंगे तो क्या देखते हैं, तीनों का जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या देखते हैं, सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट ए में जब हम लोग नमक को डालते हैं तो पूरा घुल जाता है, 100% घुल जाता है, 100% नमक घुल जाता है। घुलने के बाद ये नमक का पार्टिकल इतना छोटा हो जाता है कि इसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, है ना, इतना छोटा हो जाता है। मतलब इसका पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है। और ये जो मिक्सचर होता है एकदम होमोजीनियस हो जाता है, अच्छा से घुल जाता है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर एक ग्लास के बर्तन में इसको घोले हैं और इसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे आर पार, है ना, तो यहाँ क्या रखा हुआ, इधर से अगर आप देख रहे हैं तो इधर क्या रखा है हम लोग देख सकते हैं। मतलब ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ट्रू सॉल्यूशन, है ना, ट्रू सॉल्यूशन इसी टाइप के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है, साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है बहुत छोटा होता है। कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है एक चीज। और किसका पार्टिकल घुलने के बाद इतना छोटा हो जाता है, इसको हम लोग नहीं देख सकते। पार्टिकल कांट बी सीन बाय नेक्ड आई एज वेल एज माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से हम लोग देख नहीं सकते, इतना छोटा हो जाता है। एक चीज़ और, ये मिक्सचर बहुत अच्छा से घुल जाता है, इसीलिए इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एक चीज़ और कि हम लोग इस मिक्सचर को अगर हम आर पार देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एक चीज़ और, 2 टाइप का फिल्टर पेपर होता है, एक होता है पार्चमेंट पेपर जिसमें पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और एक होते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जिसमें पोर्स बड़ा बड़ा होता है। तो अगर इस सॉल्यूशन जो बनाए, अगर इसमें छानना चाहेंगे और इसमें छानना चाहेंगे तो दोनों में किसी से हम लोग नहीं छान सकते। मतलब वो सॉल्यूशन को डालेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब पानी और नमक दोनों पार हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, दोनों आर पार हो जाएगा, मतलब हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे हम लोग पार्चमेंट पेपर और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर किसी से नहीं छान सकते। इसमें कांट भी फिल्टर बाय पार्चमेंट पेपर एंड ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है। और इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता और ब्रोमियम मोशन नहीं दिखाता या ब्रोमियम मूवमेंट नहीं दिखाता है। सवाल ये उठता है कि सर टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्रोमियम मोशन क्या होता है। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अभी ये सिंपल ध्यान रखिए कि टिंडल इफेक्ट ये नहीं दिखाता और ये ब्रोमियम मोशन भी नहीं दिखाता। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है इसी सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, एक क्रिस्टलाइडल, इसी का एक और नाम होता है क्रिस्टलाइडल। क्या होता है, तो इसका साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है 1 नैनोमीटर से लेस होता है। पार्टिकल को हम लोग अपना नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। होमोजीनियस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर किसी से नहीं छान सकते। टिंडल इफेक्ट भी नहीं दिखाता, ब्रोमियम मोशन भी नहीं दिखाता, ठीक है। इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और कि इसमें सोल्यूट पार्टिकल 100% घुल जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रू सॉल्यूशन। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर बी की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट नंबर बी में हम लोग क्या लिए थे, एक बर्तन लिए थे और एक बर्तन में हम लोग क्या लिए थे, गम को डाले थे या फिर हम लोग स्टार्च को डाले थे या फिर जिलेटिन को डाले थे या इसमें मड्डी वाटर को डाले थे, है ना। इसमें मतलब ये सब जो भी बताए एक लिक्विड टाइप का चिपचिपा टाइप का मटेरियल होता है। इसमें जैसे आप लोग डालते हैं, जैसे मतलब गम को डालते हैं तो कुछ कुछ घुलेगा, कुछ कुछ नहीं घुलेगा, मतलब पार्शियली सोल्यूबल होगा। कुछ कुछ घुलेगा, कुछ कुछ नहीं घुलेगा, मतलब कुछ कुछ घुलेगा, कुछ कुछ नहीं घुलेगा। और जब जो घुलेगा उसके सोल्यूट पार्टिकल का साइज कुछ छोटा कुछ बड़ा होगा। मतलब देखा यह जाता है कि 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होगा और 1000 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि ये अच्छा से नहीं घुलता इसीलिए इसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। अगर ये घोलने के बाद इसके पार्टिकल आप देखना चाहते हो कितना बड़ा या कितना छोटा हुआ, तो सिंपल सी बात, इसका पार्टिकल को अपना नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर ये ग्लास के बर्तन में इस सॉल्यूशन को तैयार किए हैं, गम को घोले हैं या किसी को तो आटा को, तो देखिएगा तो आर पर दिख जाएगा लेकिन कुछ कुछ दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। तो इस टाइप के नेचर को कहते हैं ट्रांसलूसेंट, मतलब पारभासी। ट्रांसलूसेंट होता है, पारभासी होता है। और इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है ना भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन में इस टाइप के जो नेचर होता है उसको कोलाइडल सोल कहते हैं। इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसको कोलाइडल सोल या कोलाइडल कहते हैं ना, कोलाइड्स कहते हैं। एक चीज़ और, इसको अगर छानना चाहेंगे जो घुला वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो नहीं छान सकते, लेकिन पार्चमेंट पेपर जिसका पोर्स छोटा छोटा होता है उसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो टिंडल इफेक्ट भी दिखाता है और ब्रोमियन मोशन भी दिखाता है। फिर से हम बात बोलेंगे ब्रोमियम मोशन, टिंडल इफेक्ट, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट भी दिखाता है और ब्रोमियम मोशन भी दिखाता है। वही बताएं कि कोलाइडल सोल क्या होता है कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल पार्शियली सोल्यूबल हो और सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा, 1000 नैनोमीटर से छोटा हो और कांट बी सीन बाय नेक्ड आई बट सीन बाय माइक्रोस्कोप। इसके पार्टिकल को हम लोग नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप से हम लोग देख लेते हैं, है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सिंपल ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। एक चीज़ और कि ट्रांसलूसेंट होता है, तब पारभासी होता है। कांट बी फिल्टर बाय फिल्टर पेपर बट कैन बी फिल्टर बाय, और है ना, पार्चमेंट पेपर। ये क्या करता है, शो करता है, दिखाता है टिंडल इफेक्ट, और ये क्या करता है, ब्रोमियम मोशन भी दिखाता है। ध्यान रखना भाई, ये जो नोट्स बनाया जा रहा है पूरा शॉर्ट नोट्स है, मतलब शॉर्ट नोट्स, ताकि ये वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ जाए। बट एग्जाम में अगर लिखेंगे तो इतना ही आप शॉर्ट बना के नहीं लिखेंगे, इसको इतना शॉर्ट बना के नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखूँ शॉर्ट टिंडल इफेक्ट, इसको पूरा लिखना कि कोलाइडल सोल सोज टिंडल इफेक्ट, इसको पूरा लिखना इट सोज ब्रोमियम मूवमेंट। समझ आ रहा ना, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखने की कोशिश करेंगे, ये नोट्स बनाए हैं आपको समझने के लिए। चलिए, तो इस टाइप का जो प्रॉपर्टीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोलाइडल सोल या कोलाइड्स। एक और होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे कि एक हम लोग बर्तन लिए थे, है ना, और यहाँ पे क्या लिए थे, पानी, और पानी में कंकड़ को डाल दो। कंकड़ को डाल देंगे सब पेंदी में जाके प्रिसिपेट हो जाएगा, जम जाएगा, मतलब ये घुलने नहीं जा रहा है, ये 0% घुलेगा। यार इस टाइप का जो मिक्सचर होता है वो भी हेट्रोजीनियस होगा, जरा सा भी नहीं घुलेगा। और जब पूरा कंकड़ से पूरा भर जाएगा तो अगर इधर से देखना चाहेंगे, इधर क्या रखा हुआ हम लोग नहीं देख सकते, मतलब ओपेक होता है। ओपेक कहने का मतलब अपारदर्शी होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके सोल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, मतलब 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए इसको हम लोग अपना नेक्ड आई से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से तो और बड़े बड़े देख सकते हैं। समझ आ रहा ना।
एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसको पार्चमेंट पेपर और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को छान सकते हैं, पानी को अलग और कंकड़ को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको सस्पेंशन कहते हैं। जैसे क्या बताएं, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, इसके सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है। इजीली कैन बी, है ना, सीन बाय बोथ, है ना, नेक्ड आई एंड माइक्रोस्कोप, इसको दोनों से देख सकते हैं। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है। क्या बताएं, इट कैन बी इजीली फिल्टर बाय बोथ, इसको पार्चमेंट पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर दोनों से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। एक चीज़ और कि ये टिंडल इफेक्ट बहुत कम दिखाता है, या तो नाक के बराबर दिखाता है, मतलब मे और नॉट भी, में भी दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता। सेम टू सेम ब्रोमियम मोशन दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता, और जब दिखाता है तो बहुत कम दिखाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, तीनों के बारे में हम लोग चर्चा कर दिए हैं, ठीक है। जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को हम लोग डिफरेंस के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस एमंग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सोल एंड सस्पेंशन। अगर ये क्वेश्चन ना पूछा तो जरूर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज कोलाइड्स, कोलाइड्स क्या होता है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स के दो प्रॉपर्टीज लिखना है। तो कोलाइड्स क्या होता है, एक सॉल्यूशन का ही एक टाइप होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल पार्शियली सोल्यूबल होता है, कुछ कुछ घुलता है, कुछ कुछ नहीं घुलता। इसके सोल्यूट पार्टिकल का साइज एक रेंज में होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा। इतना छोटा होता है कि इसको अपना नेक डाइक से हम लोग साइज को नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मिक्सचर तो होता है लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर देखना चाहेंगे आर पार तो कुछ कुछ दिखेगा, कुछ कुछ नहीं दिखेगा, मतलब ट्रांसलूसेंट होता है, पारभासी होता है। ये टिंडल इफेक्ट भी दिखाता है और ब्रोमियम मोशन भी दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपका एग्जाम में आएगा तो कंफर्म आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे कि टिंडल इफेक्ट आखिर क्या होता है भाई, और ब्रोमियम मोशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टिंडल इफेक्ट और ब्रोमियम मोशन। टिंडल इफेक्ट कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं ये कोलाइडल सोल्व तैयार किए, कोलाइडल सोल्व में यहाँ पार्टिकल होंगे, कुछ कुछ बड़े, कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। कोलाइडल सोल्व को डार्क प्लेस में रख दीजिए, अंधेरे रूम में रख दीजिए, और यहाँ एक टॉर्च ले आइए और टॉर्च से क्या करिए, फ्लैश को मारिए, इसमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास कीजिए। जैसे पास करेंगे ना तो ये देखिएगा ग्लास पूरा चमकने लगेगा, ग्लास में जो पानी पूरा चमकने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल लाइट पर पड़ने के बाद इस पार्टिकल लाइट को फैला देगा, मतलब स्केटर कर देगा, लाइट को स्केटर कर देगा। कौन? कोलाइडल पार्टिकल, जिसके कारण यहाँ चमकने लगेगा। ये जो लाइट का रास्ता है वो इल्यूमिनेट होने लगेगा, चमकने लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कहने का मतलब जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग लाइट को पास करते हैं तो क्या करता है, वो लाइट को बिखेरने लगता है, जिसके कारण पाथ जो होता है, लाइट का रास्ता आसानी से दिख जाता है, चमकने लगता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का बिखेर देना, किसके द्वारा? कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा। उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सिंपल अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपली सामान्य तौर पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखेर देना पाए, किसके द्वारा? कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसका फिगर भी हम लोग बना सकते हैं कि ये फिगर देखिए, तो हम लोग का ये क्या था, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन था, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें पार्टिकल है, लाइट को बिखेर दे रहा है, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से मारा जा रहा है, क्या कर बिखेर दे रहा है, मतलब ये टिंडल इफेक्ट है। सवाल ये उठता है कि सर ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में साइज इतना छोटा होता है कि लाइट पड़ता है, क्या करता है, वो डायरेक्ट पास हो जाता है, मतलब इस लाइट को बिखेर नहीं पाता। बट ये कोलाइडल सॉल्यूशन में इसका साइज थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, जो लाइट को आराम से क्या कर सकता है, आसानी से ये बिखेर देता है, ठीक है। और सस्पेंशन में क्या होता है, साइज इतना बड़ा बड़ा होता है कि वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, स्केटर नहीं करता, बिखलाता नहीं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। सिंपल टिंडल इफेक्ट का मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। कितना आसान है देखो तो, इसलिए तो कहते हैं केमिस्ट्री क्या है, आसान है। केमिस्ट्री क्या है, आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ब्रोमियम मोशन। तो ब्रोमियम मोशन तो और आसान है। ये जो पार्टिकल देखा, जैसे मान लेते हैं आप एक गिलास लीजिए, और एक गिलास को आराम से देखिए, कांच वाला गिलास लीजिए, अब देखने के बाद देखिएगा उसमें कुछ कुछ जो पार्टिकल होंगे ना, वो पार्टिकल कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, रैंडम मोशन, टेढ़ी मेढ़ी, इधर जिधर मुड़ किया उधर क्या करता है, मूव करता है। मतलब इसका जिग जैग मोशन होता है, टेढ़ी मेढ़ी मोशन होता है। मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन में देखा गया है कि पार्टिकल का जो मोशन होता है वो जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी मोशन होता है, और इसी मोशन को कहते हैं ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन क्यों नाम पड़ा? तो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको बताया है, सबसे पहले एक्सप्लेन किया है, वो साइंटिस्ट का नाम था संत रॉबर्ट ब्रोन, इसीलिए इसका नाम के आधार पर पड़ गया ब्रोनियन मूवमेंट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन से बोलेंगे कि ब्रोमियम मोशन क्या होता है, तो सिंपली
सामान्य तौर पर जिग जैग जो मोशन होता है, टेढ़ी मेढ़ी मोशन होता है, किसका बाबू? तो कोलाइडल पार्टिकल का, है ना। उसी को हम लोग कहते हैं ब्रोमियन मूवमेंट। देखो जिग जैग, इधर आया फिर इधर गया, है ना, फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया इधर, मतलब जिग जैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी मोशन को भी कोलाइडल पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोमियन मोशन कहते हैं। क्योंकि एक साइंटिस्ट है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको क्या किया था? एक्सप्लेन किया था, देखा था, बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रोमियम मोशन। क्या बताएं कि व्हेन ए कोलाइडल सोल, जब एक कोलाइडल सोल को हम लोग क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं, जांचते हैं या देखते हैं, किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप में। देन फाउंड, ऐसा पाया जाता है कि दे पोसेस, वो रखता है कौन? कोलाइडल पार्टिकल जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल सिंस इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व, क्योंकि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, एंड हेंस इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो ब्रोमियम मोशन पड़ा। सिंपल लिखना, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज द ब्रोमियम मूवमेंट, ठीक है। इसका फिगर देना ना भूलना। तो ये था आपका कोलाइड्स। और कोलाइड्स करते हैं सोल्यूशन के 3 टाइप, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे इसमें टिंडल इफेक्ट और क्या था? ब्रोमियम मोशन। मैं आपको बता दूं कि मॉडल सेट की अगर बात करें तो ये टिंडल इफेक्ट भी पूछा है, ब्रोमियम मोशन भी पूछा है, कोलाइड्स के बारे में पूछा हुआ है, और प्रत्येक साल ही क्वेश्चन रिपीट करता है। ध्यान रखना, इस बार कन्फर्म ही क्वेश्चन पूछने ही जा रहा है, इसलिए आप इसको देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, कोलाइडल सोल का क्लासिफिकेशन। बट हम चाहते हैं कि आपको बोन्स ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। अभी हम लोग का वीडियो जो हो गया लगभग कितने मिनट का भाई? 16 मिनट। अब 16 मिनट 5 मिनट यहाँ पे हम लोग रेस्ट ले लेंगे आराम से। पहले 5 से 10 मिनट तक आप रेस्ट लीजिए, एकदम घूमिए फिरिए, मस्त कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर बोरिंग लगेगा। चलिए 10 मिनट के लिए रेस्ट। अब यहाँ वीडियो को पॉज करेंगे, अब भी पॉज करिए, 10 मिनट बाद फिर से यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि अभी तक आप लोग है ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिए होंगे, 10 मिनट का रेस्ट जरूर ले लिए होंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि लगातार अगर इस चैप्टर को आप देखेंगे 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो, तो आपको बोरिंग फील होगा, है ना, और नहीं समझ में आएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि 10 मिनट का आप रिफ्रेश ले लिए होंगे, अब वीडियो को पास करके दूसरा काम किए होंगे। चलिए हम लोग फिर से आते हैं आगे। आपको पता है होना चाहिए कि अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े भाई? तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन और सब्सटेंशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्रोमियम मोशन क्या होता है, इसके बारे में सीख चुके हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे फेसेस ऑफ कोलाइड, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सोल के बारे में ही पढ़ना है। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सोल सस्पेंशन के बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ कोलाइडल सोल के बारे में ही पढ़ना है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे पूरा डिटेल कोलाइडल सोल के बारे में ही। अब कोलाइडल सोल क्या होता है, कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, सॉल्यूशन कब बनता है? तो सॉल्यूशन बनने के लिए क्या होता है, जैसे एक गिलास लिए और एक गिलास में हम लोग ले लिए पानी, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें नमक को डाल दो NaCl, तो जो घुलेगा उसको कहते हैं सोल्यूट, और जो घोलेगा उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जो बनेगा घुलने के बाद उसको कहते हैं सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पानी सॉल्वेंट हो जाएगा, NaCl सॉल्यूट हो जाएगा, और जो बना उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसी टाइप का जो कम अमाउंट में रहता है उसको सॉल्यूट, और जो अधिक अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट, जो बना उसको सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में घुलने वाला होता है सॉल्यूट, सॉल्यूशन में जो अधिक अमाउंट में जो घुलने वाला होता है सॉल्वेंट, और दोनों के कंबाइंड रूप को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इस हम लोग को पता है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक उसी टाइप का कोलाइडल सोल, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पानी लिए, और पानी लेने के बाद पानी हम लोग ले लिए क्या? H2O, और इसमें हम लोग डाल दिए गम को, तो गम क्या होगा? घुलेगा, लेकिन पूरा नहीं घुलेगा। गम तो घुलेगा लेकिन पूरा नहीं घुलेगा, ठीक है, और इसलिए इसको कोलाइडल सोल कहते हैं। और पानी क्या करता है? घुलने का काम करेगा। तो इसमें भी एक सॉल्यूट होता है, इसमें भी एक सॉल्वेंट होता है। जो घुलेगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, जो घोलेगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। बट इसका एक स्पेशल नाम होता है। जो घुलने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्स फेस, DP, डिस्पर्स फेस, मतलब सॉल्यूट को कहते हैं डिस्पर्स फेस, और जो घोलेगा, जो सॉल्वेंट होगा, उसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो आपको ध्यान रखना कि अगर हम बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, तो समझ लेना पानी है, घोलने वाला है, सॉल्वेंट है, उसको डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। जो घुलने वाला होता है उसको डिस्पर्स फेस कहते हैं, सॉल्यूट को डिस्पर्स फेस कहते हैं, सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। और जो दोनों अगर तुम्हारा घुल मिल गया तो क्या बना? सॉल्यूशन बना, है ना, कोलाइडल सोल बना। अगर हम एक एग्जांपल लिए, एक बर्तन लिए, बर्तन में हम लोग मान लेते हैं पानी ले लिए, और पानी लेने के बाद इसमें थोड़ा सा गम डाल दिए, तो गम जो होगा वो डिस्पर्स फेस होगा, है ना, घुलने वाला, और जो वाटर होगा ये डिस्पर्सन मीडियम होगा, घोलने वाला, और जो बना उसको कहते हैं कोलाइडल सोल। तो इसका मतलब ये पता चला कि कोलाइडल सोल जो होता है, सोल के पास 2 चीज़ होता है,
एक होता है डिस्पर्स फेस और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम घोलेगा, डिस्पर्सिव फेस घुलेगा, और जो दोनों बनेगा उसको क्या कहते हैं, कोलाइडल सोल। इसका मतलब कोलाइडल सोल के पास दो कंपोनेंट होते हैं ना, फेस ऑफ कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल के पास दो फेस होता है, पहला डिस्पर्स फेस मतलब सोल्यूट ऑफ कोलाइडल सोल, और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, जिसको कहते हैं सॉल्वेंट ऑफ कोलाइडल सोल। और दोनों को अगर मिला देंगे तो कोलाइडल सोल बनेगा। ठीक है, ये कोलाइडल सोल्यूशन को अच्छा से पढ़ने के लिए जनरली इसको हम लोग क्लासिफिकेशन 3 आधार पर किए हैं। इसका वर्गीकरण 3 आधार पर किए हैं, जिसमें से पहला जो आधार हम लोग का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिकीय अवस्था के आधार पर। और दूसरा होता है नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के आधार पर। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो कि तीनों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के आधार पर एक क्वेश्चन सॉलिड है, और यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है यहीं से, है ना, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन से। साइज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल अभी आपको ध्यान रखना सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम बात करें तो इसको 2 आधार पर हम लोग वर्गीकृत किए हैं, पहला फिजिकल स्टेट और दूसरा अगर हम बात करें तो है ना ये नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के आधार पर। चलिए हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टेट के आधार पर क्या होता है। फिजिकल स्टेट का आधार पर अगर नंबर उठाना चाहते हो तो यही टेबल आपको ध्यान रखना है, इस टेबल से क्वेश्चन आपका पढ़ा जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर पूछने जा रहा है, 100% क्वेश्चन पूछने जा रहा है। ठीक है, फिजिकल स्टेट से क्वेश्चन क्या पूछेगा आप इसको थोड़ा सा समझिए। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, 3 स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे फिजिकल स्टेट में डिस्पर्स फेस लिए, मतलब जो सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में, और इधर लिया डिस्पर्सन मीडियम जो अधिक अमाउंट में होता है, मतलब सॉल्यूट एक साइड लिए एक साइड सॉल्वेंट, और दोनों को क्या किया, मिला दिए। तो इसको कहते हैं हाउ टू रीड, इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, जैसे सॉलिड, सॉलिड इधर लिया सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर लिखा लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर लिया गैस गैस गैस, और यहाँ क्या किए, सॉलिड को किस में मिला रहे हैं, सॉलिड को, एक बार सॉलिड को मिला रहे हैं लिक्विड को, लिक्विड में, एक बार सॉलिड को मिला रहे हैं गैस में। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है। इस तरह लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे, लिक्विड को गैस में मिलाएंगे, गैस को सॉलिड में मिलाएंगे, है ना, गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, गैस को गैस में। तो सबका नाम क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यही आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है ये वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखो, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। जैसे मान लेते हैं सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं, तो इसका नाम होता है सॉलिड इन सॉलिड। इसका जो कॉमन नाम होता है ये याद रखना है, इसको कहते हैं सॉलिड सॉल्व, इसको कहते हैं सॉलिड सॉल्व। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्व, इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन बोलेगा सॉलिड सॉल्व का एक एग्जाम्पल क्या होगा, तो सॉलिड सॉल्व का एक एग्जाम्पल होता है एलवाई। एलवाई किसको कहते हैं, मिश्र धातु, मिश्र धातु, जैसे ब्रोंज हो गया या ब्रास हो गया, आपको पता होगा, है ना, ब्रोंज हो जाता है या ब्रास होता है। तो ब्रोंज क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, टीन के मिक्सर को ब्रोंज कहते हैं। और ब्रास क्या होता है, तो कॉपर प्लस क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, जिंक के मिक्सर को क्या कहते हैं, ब्रास। तो दोनों देखिए तो सॉलिड है, और एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के साथ मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार होता है सोल, जिसको क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि अलवाई किसका एग्जाम्पल है, तो सॉलिड सॉल्व का, है ना, अलवाई किसका एग्जाम्पल है, या है ना ब्रास या ब्रोंज किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉल्व का। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन बोलेगा सॉलिड को लिक्विड में मिलाए, कैसे पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। इसी टाइप का सॉलिड को गैस में मिलाए, कैसे पढ़ेंगे, सॉलिड इन गैस। इसका नाम होता है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, इसको कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड, इसका नाम होता है सॉल्व, जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉल्व में क्वेश्चन बोलेगा इसका एग्जाम्पल बताओ, तो इसका एग्जाम्पल होगा पेंट, है ना, या तो मड्डी वाटर, पेंट या फिर मड्डी वाटर। पेंट क्या होता है भाई, तो पेंट आप देखिएगा, पेंट में सॉलिड कम अमाउंट में होता है लेकिन लिक्विड ज़्यादा होता है, इधर अलग कम है। पेंट में भी सॉलिड का मटेरियल कम होता है लेकिन लिक्विड इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसको याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा पेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका, सॉलिड सॉल, सॉल, एरोसॉल, इस टाइप का, इसका आंसर क्या होगा, सॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एरोसॉल सॉल। अगला दिया हुआ आपको एरोसॉल, क्या होता है एरोसॉल में, सॉलिड को मिलाते हैं किसमें, गैस में, मतलब गैस ज़्यादा होगा और सॉलिड कम होगा। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें गैस ज़्यादा होता है और सॉलिड कम होता है, तो इसका एग्जाम्पल इसको कॉमन नाम में इसको कहते हैं एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्मोक, स्मोकिंग, बहुत सारे बच्चे जो लोग करते हैं स्मोकिंग वगैरह, या डस्ट, डस्ट की बात करेंगे, डस्ट में क्या होता है, गैस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसमें डस्ट का मोलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, या स्मोकिंग जो करता है उसमें गैस का मोलिक्यूल ज़्यादा रहता है, गैस का, है ना, सॉलिड का मोलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या होगा, स्मोक या तो डस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है, देखिए जेल, जेल क्या होता है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, सॉलिड को लिक्विड को मिलाने के प्रोसेस को कहते हैं, है ना, सॉरी, लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे, इसको कहते हैं लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड ज़्यादा रहेगा लिक्विड कम रहेगा। इसका एक कॉमन नाम होता है जिसको कहते हैं जेल। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा जेल क्या होता है, जेल कहने का मतलब लिक्विड इन सॉलिड,
जिसमें सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम हो और लिक्विड क्या हो, डिस्पर्स फेस हो। सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में हो और लिक्विड कम अमाउंट में हो, उसको जेल कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बताइए जिसमें सॉलिड ज़्यादा हो और लिक्विड कम हो। सॉलिड ही ज़्यादा हो और लिक्विड कम हो, देखिए तो बटर या चीज़ या फिर क्या कह सकते हैं, कार्ड, दही। तो दही वगैरह में क्या होता है, अब देखिएगा सॉलिड ही ज़्यादा होता है, लिक्विड क्या होता है, कम होता है। इसका सही एग्जाम्पल ये होगा। इसी टाइप का एक होता है इमल्सन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा है, बार बार क्वेश्चन पूछा है। तो इसी तरह से लिक्विड को अगर लिक्विड में मिलाते हैं तो इसको पढ़ते हैं लिक्विड इन लिक्विड। मतलब एक लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम होगा, दूसरा लिक्विड क्या होगा, डिस्पर्स फेस होगा। इसको कहते हैं इमल्सन। तो क्वेश्चन बोलेगा इमल्सन क्या होता है, तो इमल्सन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के कोलाइडल सोल को मिक्सचर इमल्सन कहते हैं। लिक्विड लिक्विड है ना, मिक्सचर होना चाहिए, तो इसके कोलाइडल सोल होता है, इसको हम लोग इमल्सन कहते हैं। इसका सही एग्जाम्पल क्या होगा, मिल्क, या तो फिर क्या होगा, बटर भी। अगर मिल्क ना दिया रहेगा तो बटर भी हम बांट सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इमल्सन दो टाइप का होता है, ये इमल्सन दो टाइप का होता है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा इमल्सन क्या होता है। तो इमल्सन क्या होता है, तो पता चल गया कि लिक्विड और लिक्विड के कोलाइडल सॉल्यूशन के मिक्सचर को इमल्सन कहते हैं। ये इमल्सन दो टाइप का होता है, एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन और एक होता है ऑयल है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें वाटर कम हो और ऑयल ही ज़्यादा हो, मतलब जिसमें वाटर डिस्पर्स फेस हो और ऑयल डिस्पर्सन मीडियम हो, उसको कहते हैं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। और एक ऐसा इमल्सन जिसमें ऑयल ही कम हो और वाटर ही ज़्यादा हो, इसको कहते हैं क्या, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कि जिसमें डिस्पर्स फेस ऑयल हो, डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, वो किस टाइप का इमल्सन होगा, ऑयल इन वाटर। और एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, इसको क्या कहते हैं, जिसमें वाटर डिस्पर्स फेस हो और ऑयल ही क्या हो, डिस्पर्सन मीडियम हो। दोनों लिक्विड होता है, देखिए वाटर तो लिक्विड होता है, तेलीय भी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए वाटर कम होना चाहिए, तेलीय ज़्यादा होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे बटर, तो बटर में क्या होता है, आप देखिएगा बटर में वाटर पानी कम होता है लेकिन तेलीय मटेरियल उसमें ज़्यादा होगा। तो ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल क्या होगा, बटर। लेकिन एक होता है कि ऑयल इन वाटर, मतलब वाटर ही ज़्यादा होगा और तेल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, मिल्क। तो मिल्क में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है लेकिन तेलीय मटेरियल क्या होता है, उसमें कम होता है। तो अभी हम लोग क्या देखें, इमल्सन क्या होता है। तो हम लोग ये देखें कि इमल्सन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। इमल्सन दो टाइप को, ऑयल इन वाटर और ऑयल इन वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, है ना। वाटर इन ऑयल का एग्जांपल क्या होगा, बटर, और ऑयल इन वाटर का एग्जांपल क्या होगा, मिल्क। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ बताएं इमल्सन क्या होता है, इमल्सन का एग्जांपल क्या होगा, मिल्क और बटर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया रहेगा, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस मतलब लिक्विड को गैस में मिलाएं, लिक्विड कम होना चाहिए और गैस क्या होना चाहिए, ज़्यादा। इसको कहते हैं एरोसोल, क्योंकि जहाँ पे भी गैस, देखिए इसको भी एरोसोल कहते हैं, जहाँ गैस डिस्पर्सन मीडियम रहेगा इसका नाम होता है एरोसोल। अब बता दो, गैस इसमें ज़्यादा है, लिक्विड कम है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हेयर क्रीम। हेयर क्रीम या स्प्रे वगैरह में क्या होता है, गैस ज़्यादा होता है, लिक्विड भी होता है लेकिन क्या होता है, कम होता है। इसी टाइप का गैस को अगर सॉलिड में मिलाते हैं इसको कहते हैं गैस इन सॉलिड, है ना, गैस इन सॉलिड। और इसका जो कॉमन नाम होता है सॉलिड फॉर्म, इसका एग्जाम्पल होता है रबर। इसी टाइप का एक होता है गैस को लिक्विड में मिलाओ, गैस को लिक्विड में मिलाओ, तो गैस को अगर लिक्विड में मिलाते पढ़ते हैं इसको गैस इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल कॉमन नाम होता है फोम, जिसको कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो कोल्ड ड्रिंक में देखिए लिक्विड ज़्यादा होता है लेकिन गैस क्या होता है, उसमें कम होता है, ठीक है। इसी टाइप का होता है गैस इन गैस। तो गैस इन गैस जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि गैस इन गैस कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक गैस को दूसरे गैस से अगर मिलाते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, अच्छा से घुल जाएगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहता है कि वो कौन सा मिक्सचर होना चाहिए, हेट्रोजीनियस। तो इसीलिए गैस इन गैस जो है कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के कितने मेथड, तो टोटल 8 मेथड होते हैं। देखिए तो सॉलिड को सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड को गैस, सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड को गैस में मिलाएंगे, या फिर लिक्विड को सॉलिड, लिक्विड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में मिलाएंगे, या गैस को सॉलिड या गैस को लिक्विड और गैस, है ना, ये मिलाएंगे। टोटल हो गया 8। 9वां जो है तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन का मेथड नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेरी बात समझिए। क्वेश्चन बोलेगा अलवाई किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सोल का, सोल का एक एग्जाम्पल दीजिए, है ना, तो पेंट हो गया या मड्डी वाटर। या क्वेश्चन बोलेगा इमल्सन का एक एग्जाम्पल बताइए, या मिल्क किसका एग्जाम्पल है, तो इमल्सन का। या क्वेश्चन बोल देगा इमल्सन क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा और हार्डली साली 1 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। वाई गैस इन गैस इज नॉट ए कोलाइडल सोल्यूशन, गैस इन गैस को कोलाइडल सोल्यूशन नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, तो इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस।
कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए टोटल कितने मेथड, टोटल यहाँ से 8 है ना का यूज़ कर सकते हो, बट 9वां जो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, क्लास 12th में एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, ये टेबल याद कर लिए, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के आधार पर, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के आधार पर। फिर से हम चाहते हैं कि एक बार 5 मिनट आप रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि अच्छा से समझना है भाई, तो 5 मिनट फिर से रेस्ट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़िएगा। वीडियो को पॉज करिए यहीं पे, फिर से 5 मिनट के लिए आप जरूर रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा इधर उधर घूम फिर लीजिए, एक गाना वाना सुन लीजिए, फिर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश किए फेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, 3 आधार पर बांटे, फिजिकल स्टेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आधार पर हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, और नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के आधार पर 2 टाइप का होता है, पहला लायोफिलिक सोल और दूसरा लायोफोबिक सोल। चलिए यहाँ पे पॉज करेंगे वीडियो को, थोड़ा सा 5 मिनट का फिर से रेस्ट लेंगे। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि पीछे जो सो आप लोग यहाँ तक रेस्ट कर लिए होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं यहाँ से, है ना। तो बात करने की कोशिश ये क्या कर रहे थे कि पहला हम लोग टॉपिक पढ़ लिए थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। दूसरा हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के आधार पर। तो ये नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के आधार पर, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के आधार पर ये कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 टाइप होते हैं, पहला होता है लायोफिलिक सोल और दूसरा होता है लायोफोबिक सोल। मतलब कि कैसा इसका इंट्रैक्शन है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कैसा इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन कैसा है, क्या वो अट्रैक्ट कर पाता है कि नहीं घोल, है ना। इसके आधार पर 2 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, पहला लायोफिलिक सोल और दूसरा लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक सोल की बात करें तो लायोफिलिक सोल का एक और मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग सोल। लायोफिलिक सोल का एक और नाम होता है सॉल्वेंट लविंग सोल, और यहाँ पे जो होता है लायोफोबिक सोल में इसको कहते हैं सॉल्वेंट हेटिंग सोल, है ना, इसको कहते हैं सॉल्वेंट हेटिंग सोल। सॉल्वेंट हेटिंग का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट का पार्टिकल हेट करेगा, मतलब घुलेगा नहीं। और इसमें सॉल्वेंट लविंग कहने का मतलब सोल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ लव करेगा, मतलब आसानी से क्या होगा, घुल जाएगा। सॉल्वेंट लविंग सोल का कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा समझिए। एक बर्तन लिए, इस बर्तन में हम लोग क्या करो, पानी लो, और पानी में इसमें क्या करो, आटा को डाल दो, या गम को डाल दो, या स्टार्च को डाल दो, या जेलेटिन को डाल दो, या है ना सेलुलोज को डाल दो। तो ये सब क्या होता है, जैसे डालते हैं ना गम को या स्टार्च को या जिलेटिन को, पानी के साथ डालेंगे, थोड़ा सा इस बर्तन को क्या कर दो, सेक कर दो, हिला दो, या थोड़ा सा गर्म कर दो, तो आराम से पानी का मॉलिक्यूल जो डिस्पर्सन मीडियम था, है ना, डिस्पर्सन मीडियम था, और जो घोल रहे थे डिस्पर्स फेस था, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, ग्रेटर एफिनिटी होता है, गहरा संबंध होता है। मतलब एक घुल जाएगा तो दूसरा घोल लेगा, थोड़ा सा सेक कर दो या हिला देगा तो दोनों में एक तरह से अट्रैक्शन होता है, यही अट्रैक्शन के कारण दोनों आसानी से घुल जाएगा, और जब घुलेगा तो एक तरह से कोलाइडल सोल तैयार हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के सोल को कहते हैं लायोफिलिक सोल, सॉल्वेंट लविंग सोल। सॉल्वेंट लविंग सोल इसलिए कि जो गम डाले थे वो सॉल्वेंट के साथ लव कर गया, इसलिए ना घुला भाई, और घुल गया इसी और सॉल तैयार हो गया, इसलिए इसको कहते हैं सॉल्वेंट लविंग सोल। सॉल्वेंट लविंग सोल को आसानी से हम लोग तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा हिला दीजिए या गर्म कर दीजिए, सेक कर दीजिए, तुरंत तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको लायोफिलिक सोल या सॉल्वेंट लविंग सोल कहते हैं। इस टाइप का सोल जो होता है रिवर्सिबल होता है, फिर से अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल वेपर बन करके बाहर निकल जाएगा, और जो गम स्टार्च वगैरह है वो क्या होगा, फिर से बच जाएगा, है ना। तो ये रिवर्सिबल होता है, क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। एक चीज़ और, इसको अगर आप टच करेंगे ना तो टच करने के बाद इसका चिकनाहट थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब फिसलाहट ज़्यादा होगा, इसका विस्कोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एक टर्म होता है सरफेस टेंशन, इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है, और विस्कोसिटी ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये रिवर्सिबल होता है, इसको आसानी से हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ग्रेटर एफिनिटी होता है, गहरा संबंध होता है, यह आसानी से क्या होता है, घुल मिल जाता है। इसलिए इस टाइप के सोल को कहते हैं लायोफिलिक सोल, या फिर इसी को कहते हैं सॉल्वेंट लविंग सोल कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखे हैं देखिए, तो if the disperse phase मतलब solute, if the disperse phase मतलब solute having greater affinity to dispersion medium, अगर सॉल्वेंट के लिए ग्रेटर एफिनिटी हो, गहरा संबंध हो, है ना, उसी को कहते हैं लायोफिलिक सोल या सॉल्वेंट लविंग सोल, एंड हेंस इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट लविंग सोल, इसलिए इसको सॉल्वेंट लविंग सोल कहते हैं। एंड इट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं बाय सेकिंग, थोड़ा सा हिला दीजिए, या फिर वार्मिंग, थोड़ा सा हिला देंगे या गर्म कर देंगे, तुरंत तैयार होगा। एंड इट डोंट पॉसेस एनी चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है ना, घुल जाएगा लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता वो टिंडल इफेक्ट कभी दिखाता नहीं है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाता था, उसमें पार्टिकल बड़े बड़े थे, और बड़े बड़े पार्टिकल आपस में टकराएगा तो क्या होगा, चार्ज टाइप का चीज़ हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या होता है,
टिंडल इफेक्ट आसानी से दिखाता है। तो लायोफिलिक सॉल्ट जो होता है भाई मेरे, लायोफिलिक सॉल्ट में कोई चार्ज नहीं होता और इसलिए ये टिंडल इफेक्ट दिखाता नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो गम होगा, स्टार्च होगा और जिलेटिन होगा। गम, स्टार्च, जिलेटिन है ना, मड्डी वाटर, ये सब चीज़ इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि लायोफिलिक सॉल्ट क्या होता है, तो लायोफिलिक सॉल्ट का मतलब कि जब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में ग्रेटर एफिनिटी हो, गहरा संबंध हो, एक घुलने का तो दूसरा घोलने का, इसको तैयारी कर सकते हैं, आसानी से तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे सेकिंग करके या वार्मिंग करके, है ना। इसको हम लोग लायोफिलिक सॉल्ट कहते हैं। ये रिवर्सिबल होता है, इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होते हैं, सरफेस टेंशन कम होता है, चार्ज नहीं होता और टिंडल इफेक्ट को ये दिखाता नहीं है। इसका एग्जांपल गम, स्टार्च और जिलेटिन होगा। इसको सॉल्वेंट लविंग सॉल्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, इस बार कन्फर्म है पूछ नहीं जा रहा, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। बट दूसरा एक सॉल्ट होता है जिसको कहते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। तो लायोफोबिक सॉल्ट क्या होता है भाई, उस लायोफोबिक के नाम से ही पता चलता है सॉल्वेंट हेटिंग सॉल्ट, मतलब सॉल्वेंट के साथ ये हेड करेगा, आसानी से ये घुलने मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए इसको सॉल्वेंट हेटिंग सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पानी ले लेते हैं, पानी मतलब डिस्पर्सन मीडियम ले लिए, इसमें गोल्ड को डाल दो, सोने को डाल दो, क्या ये घुल जाएगा? कभी नहीं। प्लेटिनम डालो, कॉपर डालो, एल्युमिनियम डालो, कभी नहीं घुलेगा। तो ये घोलने के लिए है ना, आसानी से इसको नहीं घोल सकते, तो इस टाइप का जो सॉल्व तैयार करेंगे। लेकिन अगर घोलने की बात आया तो इसका एक स्पेशल मेथड का यूज़ करेंगे और उस मेथड का नाम होता है डिस्पर्सन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड। तो इस टाइप का जो सॉल्व होता है उसको लायोफोबिक सॉल्व कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें, लायोफोबिक सॉल्व में डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बीच में कोई गहरा संबंध नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, ना तो कोई घुलना चाहता है ना तो कोई घोलना चाहता है, इसलिए इस टाइप के सॉल्व को हम लोग कहते हैं लायोफोबिक सॉल्व। सॉल्वेंट हेटिंग सॉल्व, सॉल्वेंट के साथ ये हेड करता है, बट फिर भी अगर जबरदस्ती इसको घुलवाना चाहेंगे तो हाँ ना भाई, है ना भाई, कोर्ट मैरिज, सिंपल सी बात, कोर्ट मैरिज नहीं है। अगर कोई बंदा अगर मिलना चाहे आपस में तो ये मिल सकता है, लेकिन इसके गार्जियन अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कोर्ट मैरिज खुला है। इसी टाइप का यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, बच्चा हंस रहा है, नहीं चलो कोई बात नहीं, होता है सब चीज़, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहा जाता है मियाँ बीवी राजित क्या करे काजी वही हाल। अगर इसमें तो आसानी से सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आसानी से घुल तो नहीं रहा है, बट अगर घोलना चाहेंगे तो इसके लिए स्पेशल मेथड है, कोर्ट मैरिज नहीं, जिसका नाम है डिस्पर्सन और कंडेंसेशन। ये एक स्पेशल मेथड है जिसका यूज करके हम लोग पानी में सोने को घुला सकते हैं, है ना, या फिर पानी में कॉपर को घोल सकते हैं और एक सोल बना सकते हैं। इस मेथड का नाम होता है डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड। बट ये आसान मेथड नहीं होता है। इस चैप्टर में तो पढ़ना है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जनरली नहीं जाता, इसलिए उसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिंपल ध्यान रखना, इस टाइप के सोल अगर एक बार तैयार हो गया फिर से बार बार इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल होता है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एक और कि ये इस टाइप के जो सॉल्व तैयार करते हैं उसमें चार्ज होता है, और जब चार्ज होगा तो डेफिनेटली ये टिंडल इफेक्ट को क्या करेगा, दिखाएगा। एक चोर किसके पास विस्कोसिटी ही कम होता है और सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, तो ये होता है लायोफोबिक सॉल्व या सॉल्वेंट हेटिंग सॉल्व। क्या बताएं इसका डेफिनेशन, इफ द डिस्पर्स फेस हैविंग नो एनी ग्रेटर एफिनिटी टू डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्व। इट कांट बी इजिली प्रिपेयर्ड, इसको आसानी से तैयार नहीं कर सकते, एंड हेंस दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड जिसका नाम कंडेंसेशन मेथड है या तो डिस्पर्सन मेथड है। इट पोसेस चार्ज, ये चार्ज को रखता है, एंड हेंस दे शो टिंडल इफेक्ट, और इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट को भी दिखाता है। इसका एग्जाम्पल जब भी आएगा ध्यान रखना, गोल्ड सॉल्ट, प्लेटिनम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट। एक याद रख लेना, पीटी औरत के आगे कहता है कौन हो तुम, कौन हो तुम। पीटी औरत के आगे कहता है कौन हो तुम। प्लेटिनम सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, ये सब क्या होता है, लायोफोबिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। फिर से सुनिए, कौन सा सॉल्ट बाबू, तो पति औरत के आगे कहता है कौन हो तुम। प्लेटिनम सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट और कॉपर सॉल्ट, ये सब एग्जाम्पल है आपका लायोफोबिक सॉल्ट का, ठीक है। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल होता है सल्फर सॉल्ट भी, जो होता है तुम्हारा लायोफोबिक सॉल्ट का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल क्या देखें, दोनों में डिफरेंस क्या देखें, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक सॉल्ट एंड लायोफोबिक सॉल्ट। तो लायोफिलिक सॉल्ट को क्या कहेंगे, इसको सॉल्वेंट लविंग सॉल्ट कहते हैं, बट लायोफोबिक सॉल्ट को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट हेटिंग सॉल्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये इसमें इजीली सेकिंग करके या वार्मिंग करके तैयार कर सकते हैं, इसको तैयार नहीं कर सकते। ये जो होता है स्पेशल मेथड का जरूरत नहीं पड़ता, इसमें स्पेशल मेथड का जरूरत पड़ता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, सरफेस टेंशन कम होता है, इसमें विस्कोसिटी कम होता है, सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है ना। इसको क्या कर सकते हैं, ये सॉल्वेंट लविंग होता है, सॉल्वेंट हेटिंग होता है,
समझ आ रहा ना। तो इस टाइप का ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, तो ये टिंडल इफेक्ट दिखाता, ढेर सारा इसमें डिफरेंस है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन द एट इज 3 डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल। आपको 3 ही डिफरेंस लिखना है, ठीक है। इसी से 3 डिफरेंस आपको छाट के लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इस बार एग्जाम में आने ही वाला है, इसको आप याद कर लीजिए किसी भी हाल में। चलिए हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछेगा ही कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल, कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो हम लोग देख लिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है एक तरह से क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है एक जो ये इनविजिबल होता है नेक्ट आई से, बट विजिबल होता है माइक्रोस्कोप से। अपीयरेंस की बात करें तो ट्रांसपेरेंट होता है, टिंडल इफेक्ट भी दिखाता है, ब्रोमियम मोशन भी दिखाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दिखाता है और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी बताता है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है भाई, तो कहा जाता है कि अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में बहुत सारा पार्टिकल है, पार्टिकल अगर टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अभी बताएं कि इस पर चार्ज भी होता है, तो चार्ज प्लस और माइनस भी हो सकता है। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर देंगे तो ये एनोड है प्लस टर्मिनल और ये कैथोड है माइनस टर्मिनल। तो यहाँ पे जो प्लस वाला आयन है वो मूव करेगा माइनस की ओर, और माइनस वाला जो आयन है वो मूव करेगा, चार्ज है वो प्लस की ओर। और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब जब कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर देते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल प्लस वाला माइनस की ओर और माइनस वाला एनोड प्लस की ओर मूव करते हैं, और इसी को प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण, फोरेसिस का मतलब मूव करना होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल का मूव करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। और अगर कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की ओर मूव करे माइनस की ओर, इसको कहते हैं कट्टाफोरेसिस, और एनोड की ओर मूव करना अनाफोरेसिस कहलाता है, ठीक है। तो वही यहाँ बताएं इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या बताएं, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द इन्फ्लुएंस, मतलब के प्रभाव में, है ना, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इफ कोलाइडल पार्टिकल मूव करे टुवार्ड्स कैथोड की ओर, कैथोड की ओर मूव करता है उसको कट्टाफोरेसिस कहते हैं, और एनोड की ओर मूव करेगा तो क्या कहलाता है, अनाफोरेटिस कहलाता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। एक होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस दोनों एक ही होता है। डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में दोनों मूव करता है, कोलाइडल का पार्टिकल सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, लेकिन इसमें जो होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही क्या करेगा, सप्लाई करेगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो अगर यहाँ पे लिखना है तो द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सोल, है ना, ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द क्या, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों मूव करता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में सिर्फ क्या करता है, सॉल्वेंट का पार्टिकल ही क्या करता है, मूव करता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगला टॉपिक की जो बात करेंगे वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल अगर तैयार हो गया तो इसको हम लोग प्यूरिफाई कैसे करेंगे, शुद्ध कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना, जिसमें से आपको 2 मेथड आपको पढ़ना है। जनरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है जो डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस और एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से अगर आप फिक्स करना चाहेंगे तो ये डायलिसिस फिक्स कर लीजिए। डायलिसिस आपका एग्जाम में कन्फर्म पूछने जा रहा है। तो डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस एक मेथड होता है, और इस मेथड और तरीके का यूज़ करके कोलाइडल सॉल्यूशन अगर इम्प्योर है, उसमें कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल आ गए हैं जिसके सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा है, या कोलाइडल सोल में इम्प्योरिटीज है, तो उसको छानने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोलाइडल सोल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोलाइडल सोल है, इस कोलाइडल सोल में बहुत सारे छोटे बड़े पार्टिकल है, जो कोलाइडल सोल कुछ कुछ बड़े पार्टिकल है जिसका साइज बहुत बड़ा है, 12 है ना, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है, और ये कोलाइडल सोल्यूशन अब इम्प्योर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर ये फिल्टर पेपर का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा के बीच में है, तो क्या होगा, इसको अलाउ दे देगा, लेकिन जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है ऊपर में ही रह जाएगा, और कोलाइडल सोल्यूशन तुम्हारा प्योर हो गया। इस टाइप के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस जो फिल्टर पेपर का यूज़ किए उस टाइप के फिल्टर पेपर का नाम होता है डायलिसर, डायलिसर, है ना, डायलिसर, डायलिसर, है ना। तो कहने का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को एक फिल्टर पेपर का यूज़ करके प्यूरिफाई करना डायलिसिस कहलाता है, और जिस फिल्टर पेपर का और यूज़ करते हैं उसको डायलिसर कहते हैं। जनरली डायलिसिस का यूज हम लोग करते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन के रूप में। डायलिसिस का यूज़ जो करते हैं हम लोग ब्लड प्यूरिफिकेशन के रूप में, जिसके पास मधुमेह की बीमारी हो जाती है, जिसके पास शुगर बीमारी होती है, उसको शुगर भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, तो उसमें अगर शुगर के अमाउंट ज़्यादा होने लगता है, सस्पेंशन होने लगता है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए आप देखते होंगे डॉक्टर अलाउ देता है प्रत्येक 6 महीने 3 महीने उसको ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है ना, शुद्ध करता है, फिर से क्या करता है, ब्लड डालता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। वही बताएं डायलिसिस क्या होता है। इन दिस मेथड कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय द सेपरेशन ऑफ
separation of impurities by using a fine membrane, है ना, is called dialysis, and the fine membrane which are used in this process is called dialyser. क्या बताएं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्रूटीज पदार्थ है उसको सेपरेट करना बाय द यूजेज ऑफ फाइन मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन का यूज करके उसको डायलिसिस कहते हैं, और जिस फाइन मेम्ब्रेन का यूज करते हैं उसका नाम होता है डायलिसर। ठीक है, इसी टाइप का होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, एक होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, और आपको पता है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में पोर्स बड़े बड़े होते हैं, इसमें अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को पास करेंगे तो डायरेक्टली पास हो जाएगा, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या डालते हैं, जिलेटिन और फॉर्मल्डिहाइड का एक लिक्विड डालते हैं, जिसके कारण से ये पोर्स में जब चिपक जाता है, जिसके पोर्स को छोटा कर देता है, छोटा साइज कर देता है ना। ये पोर इतना बड़ा था जिसको चिपक जाता है, और छोटे पोर्स में क्या करते हैं, डाल देते हैं, किसका यूज करके, तो फॉर्मल्डिहाइड और जिलेटिन का। जैसे इसमें डालते हैं पोर्स अब छोटा हो गया, और इस पोर्स का अगर साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर छोटा के बीच में आ गया, इस रेंज में आ गया, तो एक नया फिल्टर पेपर बन गया, और ये नया फिल्टर पेपर का नाम होता है ऑर्डिनरी, है ना, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कोलाइडल सोल्यूशन को डालेंगे, इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन को, तो क्या करेगा, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को पास कर देगा, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज होगा क्या, वो ऊपर में ही रह जाएगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। क्या लिखेंगे, कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में हम लोग देखने की कोशिश ये करते हैं कि डायरेक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल पास हो जाता है, क्योंकि इसका पोर्स बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसके पोर्स को, बड़े पोर्स को कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे पोर्स में बाय द यूजिंग ऑफ जिलेटिन एंड स्टार्च, है ना, सॉरी जिलेटिन और क्या था, स्टार्च के द्वारा यूज करके, है ना, जिलेटिन और फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं, जिसके कारण नया फिल्टर पेपर बन गया, और इस फिल्टर पेपर का नाम होता है ऑर्डिनरी अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करके कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करना, इसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। यहाँ क्या लिखें, इसका डेफिनेशन, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर डायरेक्टली पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, है ना, बिकॉज द साइज ऑफ पोर ऑफ फिल्टर पेपर इज बिगर देन कोलाइडल पार्टिकल, so these pores are converted into a colloidal range by using formaldehyde and gelatin, है ना, फॉर्मल्डिहाइड और जिलेटिन का यूज करके। नाउ दिस टाइप ऑफ नया जो फिल्टर पेपर बना उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं, और एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल थ्रू दिस अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, तो यही था, 2 मेथड था प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड के लिए, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट था डायलिसिस। ठीक ना, चलिए ये था आप लोग का 2 मेथड। पहला मेथड था हम लोग का क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फिजिकल स्टेट, हम लोग फिजिकल स्टेट पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ क्या, नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तीसरा जो आधार बच गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कोलाइडल पार्टिकल के साइज के आधार पर, और इसके साइज के आधार पर भी आपका जो होता है 3 टाइप के होते हैं ना। पहला जो होता है वो होता है माइक्रोमोलिकुलर सोल, साइज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन 3 टाइप में बांटा गया है। पहला माइक्रोमोलिकुलर सोल, दूसरा मैक्रोमोलिकुलर सोल, और तीसरा एसोसिएटेड कोलाइड। माइक्रोमोलिकुलर सोल, मैक्रोमोलिकुलर सोल और एसोसिएटेड कोलाइड। क्या होता है माइक्रोमोलिकुलर सोल, इसको देखिए। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे मोलिकुल, जिसका साइज बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। और यहाँ बोल रहा है लास्ट में सोल कहने का मतलब 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। और ऊपर पहले जोड़ दिया माइक्रो मतलब सोलिड पार्टिकल का साइज छोटा है, और यहाँ लिख दिया सोल, कहने का मतलब वैसा मोलिकुल जिसका मोलिकुलर मास बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज जिसका 1 नैनोमीटर से भी छोटा साइज है, उसको माइक्रो मोलिकुल कहते हैं। जब बहुत सारे माइक्रो मोलिकुल आपस में जुड़े गए तो एक बड़ा मोलिकुल बनेगा जिसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा 1000 नैनोमीटर से छोटा हो जाए, तो इस टाइप का जो मोलिकुल मिल करके जो सोल बनाएगा उसी का नाम होता है माइक्रोमोलिकुलर सोल। माइक्रोमोलिकुलर सोल क्या होता है, जो छोटे छोटे मोलिकुल को माइक्रोमोलिकुल कहते हैं। जब बहुत सारे मोलिकुल आपस में जुड़ता है तो एक बड़ा मोलिकुल बनता है जिसका साइज अगर कोलाइडल रेंज में हो जाए 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा, तो इस टाइप का जो सोल होता है इसको कहते हैं माइक्रोमोलिकुलर सोल। माइक्रोमोलिकुलर सोल, इसको ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल भी वही होगा जो लायोफोबिक सोल हम लोग पढ़े थे, है ना, जैसे प्लेटिनम सोल, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, ये माइक्रोमोलिकुलर सोल का एग्जांपल है। क्योंकि जब इसको तैयार करेंगे तो जब तैयार करते हैं ना प्लेटिनम सोल या गोल्ड सोल, तो जब तैयार करते हैं तो क्या करता है, गोल्ड जो है घुल जाता है पानी के साथ, घुलने के बाद बहुत छोटा हो जाता है। छोटा होने का मतलब माइक्रोमोलिकुल बन जाता है, फिर से उसको कंडेंस कर लिया जाता है, जमा कर दिया जाता है आइस का यूज करके। खैर उसे पढ़ना नहीं है, तो है ना, जनरली सब ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछता। तो जनरली जब कंडेंस कर लेते हैं छोटे छोटे मोलिकुल आपस में क्या होता है, जमा के एक बड़ा मोलिकुल बन जाता है और एक सोल तैयार होता है, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोमोलिकुलर सोल। यहाँ इतना तो जरूर ध्यान रखना कि जितने सारे लायोफोबिक सोल हम लोग पढ़े, प्लेटिनम सोल, गोल्ड सोल, कॉपर सोल, है ना, सिल्वर सोल, पट्टी औरत के आगे कहता है कौन हो तुम,
यही तुम्हारा माइक्रोमोलिकुलर सॉल्ट का एक एग्जांपल होगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर सॉल्ट। और मैक्रोमोलिकुलर सॉल्ट की अगर हम बात करें तो वैसा मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। अब बड़े मॉलिक्यूल को एक सूटेबल लिक्विड में डाल दो, पानी या कोई सॉल्वेंट में, जिसके कारण वो अगर वो मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए, और एक है ना, टूटने के बाद इसका साइज अगर 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा हो जाए, है ना, तो इस टाइप का जो सोल बनेगा उसको कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर सोल। मैक्रोमोलिकुलर सोल मतलब द सब्सटेंस विच हैव बिगर साइज इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल, एंड व्हेन दिस मॉलिक्यूल आर डिसॉल्व इनटू ए सूटेबल लिक्विड, एक सूटेबल लिक्विड में अगर बोला जाता है, देन इट कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल रेंज, मतलब 1 नैनोमीटर से बड़ा है 1000 नैनोमीटर से छोटा, दैट टाइप ऑफ सोल इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर सोल। इसके अंदर आता है स्टार्च और जिलेटिन और सेल्यूलोज, मतलब जो लायोफिलिक सोल पढ़े थे वो इसके अंदर आएगा। जैसे मान लेता स्टार्च लिए, इसका साइज बहुत बड़ा, पानी में डाल देंगे तो ये घुल जाएगा, घुलने के बाद कोलाइडल सोल बना लेगा, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा ना, इसलिए इसको कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर सोल। तो अभी हम लोग क्या देखें, मैक्रोमोलिकुलर सोल का एग्जांपल लायोफिलिक सोल है, और माइक्रोमोलिकुलर सोल का एग्जांपल क्या है, लायोफोबिक सोल, ठीक है। तीसरा एक और सोल इसमें पढ़ना, एसोसिएटेड कोलाइड। और एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मिसेल कहते हैं, मिसेल को ही हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। अब ये क्या होता है भाई, एसोसिएटेड कोलाइड कब बनता है, थोड़ा सा देखिए। साबुन का फार्मूला होता है C17H35 और COONA, है ना, तो यहाँ टूटेगा Na पर प्लस और COO पर माइनस, ये पोलर पार्ट है। और पोलर पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट मतलब सॉल्वेंट लविंग सॉल्वेंट या तो वाटर लविंग पार्ट, ये पानी के साथ क्या होगा, घुल जाएगा। बट ये जो कार्बन का चेन है ये पानी में नहीं घुलेगा, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब ये पानी में नहीं घुलेगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, साबुन को पानी में डालते हैं तो दो पार्ट में टूट जाएगा, एक सॉल्वेंट लविंग पानी के साथ घुलने वाला, और दूसरा जो पानी के साथ नहीं घुलेगा। तो पानी के साथ जो नहीं घुलता, देखिए कार्बन 17, इसको इस तरह से दिखाते हैं, और जो पानी के साथ घुल जाता है इसको माइनस के द्वारा यहाँ दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जैसे मान लेते हैं साबुन को हम लोग पानी में घुले, तो पानी में घुलने के बाद कुछ कुछ जो पार्ट है तब वो पानी के साथ क्या होता है, घुल जाता है, ये वाला माइनस पार्ट CO माइनस और NO प्लस, है ना, ये पानी के साथ घुल जाएगा, और ये पानी में घुल जाएगा। जो नहीं घुलेगा वो आपस में जाकर के, देखो सॉल्वेंट हेटिंग वाला पार्ट, ये आपस में जाकर के क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जमा होने के बाद यहाँ एक तरह से क्या होता है, एसोसिएटेड कोलाइड के रूप में ही कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल कहते हैं। जिसे पढ़ें C17H35 COONA, तो COONA जो है ये वाला घुलने वाला पार्ट है, और ये C17H35 ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो बना ये वाला, इसको मिसेल कहते हैं या एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो जब साबुन या डिटर्जेंट का हम लोग सब्सटेंस लेते हैं, कम लेंगे तो उसी वो चार्ज में टूट जाएगा, प्लस में और क्या, माइनस में, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब एक वैसा सब्सटेंस जिसका कम अमाउंट लेंगे तो वो सिर्फ चार्ज में टूटेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में टूटेगा। लेकिन अगर उसका कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, उसके अमाउंट को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह से मिसेल के रूप में काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे डिफिनेशन लिखे, द सब्सटेंस विच बिहेव्स एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लोअर कंसंट्रेशन एंड गेट्स एसोसिएट, और जमा हो जाता है एट हायर कंसंट्रेशन एंड फॉर्म्स ए कोलाइडल सोल इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं बाबू, मिसेल कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, सोप एंड डिटर्जेंट, समझ में आ रहा है। तो ये था आपका टोटल कोलाइड्स वाला पार्ट। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, कोलाइड्स के अंदर। अभी हम पढ़ाएं कि सरफेस केमिस्ट्री 2 पार्ट में पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे कोलाइड्स वाला पार्ट, है ना, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो एडजॉर्प्शन वाला पार्ट। तो अभी तक जो हम लोग कंप्लीट किए वो टोटल कंप्लीट हो गया आपका कोलाइड्स वाला पार्ट, और इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे बाहर नहीं। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे दूसरा पार्ट, जिसका नाम है एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। सरफेस केमिस्ट्री को 2 पार्ट में पढ़ें, पहला कोलाइड्स, अब हम दूसरा पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। बट फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि फिर से आप 10 मिनट का रेस्ट जरूर ले लेंगे, फिर ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फिर से वीडियो को आप यहीं पे पॉज करेंगे और 10 मिनट का पहले आप रेस्ट लीजिए, फिर यहाँ से हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि फिर से आप रेस्ट ले लिए होंगे। चलिए, आखिरी टॉपिक है, मुझे लगता है ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे पूरा, है ना। तो मुझे लगता है कि अभी फिर से आप रेस्ट लिए होंगे। ए बच्चे, जितने सारे हम बताते हैं उतना रेस्ट आपको लेना ही है, अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो फिर आपको ध्यान रखना बोनस जाएगा, इसलिए बार बार हम रुक जाते हैं, ताकि बच्चा थोड़ा सा रुकेंगे आप भी, तभी समझ में आएगा। रुकना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बार खाए जाओ कितना लेगा यार, है ना, दिमाग भी है। ऐसा नहीं कि तुम बैठा थे 4 दिन का एक ही बार खा लो, एक स्टॉपेज होता है।
धीरे 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 खाएंगे, है ना। यही चैप्टर अगर हम क्लास में पढ़ाते हैं, चैप्टर क्लास में पढ़ाने के लिए हम लोग लेते हैं 20 से 25 दिन, है ना, 15 दिन। 15 दिन समझ रहे, 15 घंटे को अगर आप 1 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट चाहिए भाई, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए खैर, ये आखिरी टॉपिक है। मुझे लगता है कि इतना दूर तक कुछ कुछ बच्चे देखते जो होंगे, जो सिंसियर बच्चे होंगे, बहुत अच्छे बच्चे होंगे। आप कमेंट जरूर करेंगे कि आप यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हो, देख रहे हो या नहीं। बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ तक अगर देखते होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे, यस सर मैं यहाँ तक वीडियो देख रहा हूँ। अपना नाम पता जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर एक बार कमेंट करेंगे। और अगर आपको समझ में आ जाता तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से आपको बता दूँ कि अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कोलाइड्स। अब छोटा सा एक पार्ट बचा है जिसका नाम है एडजॉर्प्शन, और ये एडजॉर्प्शन को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन को अच्छा से पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टर्म को पहले समझेंगे। और छोटा छोटा टर्म क्या है, तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला है एडजॉर्प्शन, है ना। दूसरा है एडजॉर्बेंट, तीसरा है एडजॉर्बेट, अगला है अब्जॉर्प्शन, अगला है सॉर्प्शन, अगला है डीजॉर्प्शन, नेक्स्ट है ओकुलेशन, नेक्स्ट है ओकुलेशन। सबको आपको नहीं समझना भाई, एग्जाम के पर्पज से आपको एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन 2 चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, एडजॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस पर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल या लिक्विड का मॉलिक्यूल का आकर के बैठ जाना। सिंपल पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या करना है, एग्जाम निकालना है ना। गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल का आकर के बैठ जाना, क्यों बैठता है भाई, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आकर के बैठ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। जो लिक्विड का मॉलिक्यूल बैठता है उसको कहते हैं एडजॉर्बेट, BATE, है ना। और जिस पर बैठता है, जिस सॉलिड सरफेस पर बैठता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। और ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। सॉलिड सरफेस पर लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल का आके बैठ जाना एडजॉर्प्शन। जो बैठता है उस लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल को एडजॉर्बेट, और जिस पर बैठता है उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इसका एक एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिलिका जेल। सिलिका जेल कहाँ होता है बाबू, तो आप देखते होंगे जूता वगैरह जितना सारा आप लेते हैं, जूता खोलिएगा तो एक बड़ा सा पोच रहता है, और पोच में क्या होता है, पत्थर टाइप का, साबुदाना टाइप का कुछ कुछ आपको दिखता है, वो सिलिका जेल है। वो क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि जूते के अंदर अगर नमी चल जाए, कभी कारण से गलती से अगर नमी चल जाए, मॉइस्चर चल जाए, तो मॉइस्चर जूता को खराब ना करे। क्यों, क्योंकि जैसे उसके साथ नमी जाता है तो वो नमी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप को अट्रैक्ट कर लेता है। सिलिका जेल अपने सरफेस पर उसको बैठा लेता है। मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। सिलिका जेल अपने आप में सॉलिड होता है, सॉलिड को क्या करता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल को अपने पास बैठा लिया, मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ। जो लिक्विड का मॉलिक्यूल बैठा उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। ये सिलिका जेल जिस पर बैठ रहा है उसको एडजॉर्बेंट कहेंगे, BENT। और इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं पानी लिए, पानी में क्या, एक बर्तन लिया और उसमें पानी लिया, पानी में किशमिश को डाल दो। किशमिश को जैसे डालेंगे लिक्विड का मॉलिक्यूल आकर के बैठ जाएगा, मतलब हो क्या गया, एडजॉर्प्शन, ठीक है। जो लिक्विड का मॉलिक्यूल बैठ रहा है एडजॉर्बेट, जिस पर बैठ रहा है किशमिश के मॉलिक्यूल का, वो एडजॉर्बेंट। कुछ देर के बाद 2 4 5 घंटे के बाद देखिएगा ये किशमिश के अंदर पानी का मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली जाकर के फैल गया। जब यूनिफॉर्मली फैल गया तो किशमिश का साइज इतना बड़ा हो गया। हाय हम तो लूट गए भाई, किशमिश चिल्ला रहा है, हाय हम तो लूट गए भाई। क्या हुआ, तो मेरे अंदर, मेरे बॉडी के अंदर, अंदर के लिए एक वर्ड आता बल्क, मेरे बल्क हिस्सा में, अंदरी हिस्सा में पानी का मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल या कोई गैस का मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक समान जाकर फैल गया। इस टाइप के प्रोसेस को कहते हैं अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, जिसको हिंदी में अवशोषण भी कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन भी हो, मतलब सिर्फ बाहर पर बैठ रहा है, और इसके अंदर, है ना, लिक्विड का मॉलिक्यूल भी बैठे, एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों हो, उसको हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन। क्या कहते हैं बाबू, सॉर्प्शन, 5वां नंबर सॉर्प्शन, ठीक है। और ये सॉर्प्शन को अगर आप हीट कर देते हैं तो बाहर वाला देखिएगा, किसमें अगर भीगा हुआ थोड़ा हीट कर देंगे तो बाहर वाला अपने आप सूख जाएगा, मतलब ये हट जाएगा, सिर्फ अंदर वाला ही लिक्विड रहेगा, बाहर वाला हट जाएगा। इसको कहते हैं डीजॉर्प्शन। क्या कहते हैं, डीजॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन। और एक टर्म आता है ओकुलेशन। ओकुलेशन का मतलब होता है कि जब सॉलिड सरफेस, अगर ये सॉलिड सरफेस मेटल का बना है और इस पर लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल अगर आकर बैठ रहा है तो इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको कहते हैं ओकुलेशन, है ना। ओकुलेशन का मतलब, ओकुलेशन और एडजॉर्प्शन एक ही होता है, सिर्फ ओकुलेशन में कौन सा सरफेस होता है, मेटल सरफेस। तो खैर सबके बारे में भी तो उतना जानना नहीं है, जनरली एग्जाम के पर्पज से आपको ध्यान रखना है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये अब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो है ना। एडजॉर्प्शन का मतलब सॉलिड सरफेस पर आकर के बैठ जाना, है ना।
सॉलिड सरफेस पर आकर के बैठ जाना लिक्विड का मॉलिक्यूल एडजॉर्प्शन कहलाता है। सॉलिड सरफेस के अंदर जाकर यूनिफॉर्मली फैल जाना अब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये सरफेस की घटना है, जबकि ये बल्क की घटना, बल्क फिनोमेना। ये सरफेस फिनोमेना, ये बल्क फिनोमेना। ये जो होता है बहुत फास्टली होता है, लेकिन ये क्या होता है, धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है, यूनिफॉर्म रेट से होता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका एडजॉर्प्शन। क्या होता है एडजॉर्प्शन, देखिए डेफिनेशन। द फेनोमेना, वैसी घटना ऑफ इंक्रीज मतलब बढ़ना, ऑफ कंसंट्रेशन of liquid या solute particle on the solid surface due to intermolecular force of attraction is called adsorption, है ना, इसको adsorption कहते हैं। There are two types of adsorption। adsorpशन दो टाइप के होते हैं। ये जो adsorption हम लोग पढ़े ना, वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है फिजिकल adsorption, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिजॉर्प्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है केमिकल adsorption, जिसका नाम होता है केमीजॉर्प्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा समझिए। एक सॉलिड सरफेस है, लिक्विड का मॉलिक्यूल आया, एडजॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन ये लिक्विड का मॉलिक्यूल और ये सॉलिड सरफेस के बीच में अट्रैक्शन अगर वीकर हो, वीकर को कहते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकर कमजोर हो, तो फिर से हीट अगर देंगे तो क्या होगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल कोई कारण से यहाँ से हट जाएगा। फिर अगर ये होगा, कुछ देर के बाद देखिएगा लिक्विड का मॉलिक्यूल आकर के बैठ रहा है ना, और फिर से हट रहा है। इस टाइप का जो चेंजिंग हो रहा है ना, फिजिकल चेंजिंग हो रहा है, फिजिकल चेंजिंग हो रहा है। मतलब अगर लिक्विड के बीच में और सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन तो हो, लेकिन वीकर हो और वंडरवाल हो, तो इस टाइप का जो एडजॉर्प्शन होता है, इस टाइप का जो एडजॉर्प्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, है ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो इस टाइप के जो एडजॉर्प्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, कहने का मतलब अगर कोई सॉलिड सरफेस है, जैसे मान लेते हैं एक सिलिका जेल ही का एग्जांपल लिए थे, है ना, सिलिका जेल लिए, सिलिका जेल पर क्या होता है, लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल आकर के बैठ गया, ऐसा थोड़ी परमानेंट बैठ जाएगा। तो ये लिक्विड के बीच में और ये सिलिका जेल के बीच में वीकर अट्रैक्शन लगा, ऐसा नहीं कि परमानेंट बैठ के बैठिए रहेंगे। कहने का मतलब फिर से ये हो सकता है लिक्विड का मॉलिक्यूल को हीट लगने के बाद क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप का एडजॉर्प्शन जो होता है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एक सॉलिड सरफेस है, जैसे मान लेते हैं एक मेटल है, लोहे है, और लोहा के ऊपर में लिक्विड का मॉलिक्यूल या गैस का मॉलिक्यूल आकर के बैठा, और बैठने के बाद देखिएगा रस्ट बन लेता है, एक जंग बना लेता है। तो ये जो जंग एक बार बना, फिर से क्या होता है, वो हटने नहीं जा रहा है, मतलब ये पूरा मेटल सरफेस को बर्बादी कर देगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विड का मॉलिक्यूल और सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन वीकर है। लेकिन यहाँ लिक्विड और मेटल के बीच में एक अट्रैक्शन तो बना, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बना, जिसके कारण इसको हटाना पॉसिबल नहीं है। ये रिवर्सिबल था, बार बार आग बैठ सकता है, बार बार हट सकता है, बार बार बैठ सकता है, बार बार हट सकता है, ये रिवर्सिबल था। लेकिन ये क्या हो जा रहा है, इरिवर्सिबल। ये फिजिकल चेंजिंग हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंजिंग। यहाँ कोई केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ एक केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जिसको जंग कहते हैं, जंग बन जा रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारा लेयर बन सकता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर बन सकता है। लेकिन अगर जंग लग गया तो जंग के ऊपर फिर जंग नहीं लगता, जंग मेटल सरफेस पर ही लगता है, मतलब इसमें यूनिमोलिकुलर लेयर बनता है, एक ही लेयर इसका बनता है। तो अगर क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो क्या बताएं कि व्हेन एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑन ए सरफेस ऑफ सॉलिड विथ weak and van der Waal force of attraction without formation of any chemical bond is called physisorption. This type of process is reversible in nature and no any chemical compound is formation takes place. इसको कहते हैं physical एडजॉर्प्शन। समझ आ रहा है कि कोई सॉलिड सरफेस पर लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल आए, लेकिन वीक एंड वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े, कोई केमिकल का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो, कोई केमिकल नया सब्सटेंस ना बने, है ना, तो इस टाइप का रिवर्सिबल हो, तो इस टाइप का एडजॉर्प्शन को कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। जस्ट इसका उल्टा होता है कि व्हेन एडजॉर्प्शन तो हो, टेक्स प्लेस कोई भी सरफेस पे हो, है ना, ऑफ सॉलिड का, विथ अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ फॉर्मेशन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड, तो केमिकल कंपाउंड भी बन जाता है ना, उसको केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। और ये जो होता है इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल इन सिलिका जेल, लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है सिलिका जेल पर। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ, इसका डेफिनेशन लिख देंगे, इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे। दूसरा
कि ये क्या होता है, फिजिकल चेंजिंग होता है, ये केमिकल चेंजिंग होता है। इसमें कोई केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है ना। ये इसमें मल्टी मोलिकुलर लेयर बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर बनता है। दोनों के एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। ढेर सारा डिफरेंस हो गया, आपको एग्जाम में मात्र 3 ही डिफरेंस लिखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बैंक में ये भरा पड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना, इसको बार बार आप रिपीट कर लीजिए, इसको पढ़ के जाएंगे एग्जाम, जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलने ही जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला एक साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेंडलिच अडजॉर्प्सन आइसोथर्म। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, फ्रेंडलिच अडजॉर्प्सन आइसोथर्म। ये क्या होता है भाऊ, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, एक लंबा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बट एक बार बहुत पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, फिर क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछेगा, बट फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंडलिच अडजॉर्प्सन आइसोथर्म क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंडलिच क्या होता है, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इस इक्वेशन को दिया था, अडजॉर्प्शन से रिलेटेड कोई इक्वेशन बताया था, है ना, इसलिए इसका नाम होता है फ्रेंडलिच अडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बताया था कि अगर अगर एक सॉलिड सरफेस है, जिसको अगर हम लोग सॉलिड सरफेस को अडजॉर्बेंट कहते हैं, और अडजॉर्बेंट को अगर m मान लें, इस पर जो लिक्विड का मॉलिक्यूल जो बैठ रहा है उसको अडजॉर्बेट कहते हैं, सॉल्यूट की पार्टी जिसको x मान लें, तो x का मॉलिक्यूल m पर बैठ रहा है, अडजॉर्बेंट पर बैठ रहा है, टोटल मिला जुला करके यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम है अडजॉर्प्शन। क्या है, अडजॉर्प्शन। अडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, अडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन जो होता है, उन्होंने बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो प्रेशर का, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसलिए उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया था जिसका नाम था x/m बराबर K p⁻1/n। ये फार्मूला आपको क्या करना, ध्यान रखने की कोशिश करना है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थोड़ा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन क्या बताया था कि अगर x को एडजॉर्बेट कहते हैं, m को एडजॉर्बेंट कहते हैं, मतलब एडजॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, प्रेशर का, जहाँ k और n 1/n जो ये कांस्टेंट टर्म है। कहने का मतलब ये एडजॉर्प्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रेशर का, और इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। कहने का मतलब फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक इक्वेशन दिया था, x/m बराबर K p⁻1/n। x/m को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, k कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, मतलब एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रेशर का होगा, और इसी को कहते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जहाँ पे x को एडजॉर्बेट, m को एडजॉर्बेंट, और एडजॉर्बेट अगर एडजॉर्बेंट पर बैठ गया मतलब एडजॉर्प्शन होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रेशर का, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको आप इस तरह से समझिए, मान लेते हैं एक हम लोग बीकर लेते हैं, बर्तन फेसिल लेते हैं, इसमें एक एडजॉर्बेंट डाल देते हैं जिसको m कहते हैं, सॉलिड सरफेस, और इसमें गैस का मॉलिक्यूल को डाल देते हैं, गैस का मॉलिक्यूल, तो गैस का मॉलिक्यूल हो सकता है यहाँ पे नहीं बैठेगा, एकाग बैठेगा, मतलब एकाग थोड़ा मोड़ा एडजॉर्प्शन को। अब इस वेसिल को बंद कर दो, अब बंद करने के बाद क्या कर दो, यहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई कर दो। जब हाई प्रेशर से क्या करते हैं, गैस इससे हम लोग फ्लो करते हैं, तो बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल आ जाएगा। जब बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल आ जाएगा तो क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। गैस का मॉलिक्यूल जब बहुत सारा हो जाएगा, यहाँ बहुत सारा जब गैस का मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो हम लोग देखने की कोशिश ये करते हैं कि यहाँ बहुत सारा प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर से गैस को इसमें डाल रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल आकर के इस सॉलिड सरफेस पर क्या होगा, बैठने लगेगा, मतलब क्या होता है, एडजॉर्प्शन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसका एडजॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ अगर प्रेशर देते हैं और यहाँ x/m का ग्राफ छापते हैं, तो इसका ग्राफ इस टाइप का होगा, है ना। मतलब प्रेशर अगर हम लोग बढ़ा, प्रेशर जब जीरो था तो एडजॉर्प्शन भी जीरो था, जब प्रेशर हम लोग बढ़ाएं तो एडजॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सिंपल ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग, है ना, है ना, क्या लिखें, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन क्या बताया था, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताया था, एक रिलेशनशिप बताया था बिटवीन x/m के बीच में, अगेंस्ट किसके बीच में, तो अगेंस्ट प्रेशर के बीच में, बट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो, उसी को कहते हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म x/, जो m होता है मतलब एडजॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। और फ्रेंडलिच ने एक इक्वेशन दिया था जिसका नाम था x/m बराबर Kp⁻1/n, यहाँ x को एडजॉर्बेट, m को एडजॉर्बेंट, k और n को कांस्टेंट, और p को क्या कहते हैं, अप्लाइड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब जब भी होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। उसका यहाँ ग्राफ लिखने की कोशिश किए, देखिए यार, जहाँ पर m बराबर क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और x बराबर क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, इसका एक और इक्वेशन है, बट ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से ग्राफ है। अब ये छापना चाहो तो छापो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो
ये फार्मूला पर लॉग अगर हम लोग ले लेते हैं ना, तो लॉग लेने के बाद इस टाइप का कन्वर्ट हो जाता है ना, ये लॉग ले लेते हैं। चूंकि ये लॉग इधर भी लेंगे तो लॉग एक्स बटे एम बराबर यहाँ के इंटू पी है ना, के इंटू पी, तो क्या होगा ए इंटू लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लॉग ए प्लस बी होता है, लॉग ए प्लस बी होता है। और इसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे एन बटे एन इधर आ जाएगा, मतलब ये टोटल अगर हम लोग इक्वेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। खैर इसको आप छोड़ो, इसको एग्जाम में क्वेश्चन आना पूछेगा, ठीक है। ये क्लास में बताया गया है, क्लास में आप देखे होंगे, इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का है, इतना लेंथी नहीं करो। अगर क्वेश्चन यहाँ पूछेगा फ्रेंडली चार्ज ऑप्शन आइसोथर्म क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली चार्ज ऑप्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। इसका फार्मूला लिख देना है, और इसका छोटा सा अगर ग्राफ छापना चाहेगा तो ये वाला ग्राफ आप छाप सकते हैं, ठीक है। इधर प्रेशर है तो इधर एक्स बटे एम, और जो ऑप्शन है इसका ग्राफ ये वाला, ठीक। चलिए अगला हम बात करने की कोशिश करते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर छूट गया था आगे, तो गोल्ड नंबर क्या होता है थोड़ा सा समझिए। गोल्ड नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ए हाइड्रोफिलिक कोलाइडल दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन इज नोन एज गोल्ड नंबर। अब इसको समझिए, देखिए डेफिनेशन पढ़ने से कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा। गोल्ड नंबर कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ए हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सोल दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल बाय एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन इज नॉन एज गोल्ड नंबर। थोड़ा सा समझिए इसको क्या कहते हैं। एक हम लोग टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लेते हैं, और एक हम लोग एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। देखिए टेस्ट ट्यूब इस तरह से होता है। जब मान लेते हैं एक बिकर लेते हैं, चलिए एक बिकर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, और ये बिकर अगर हम लोग लेते हैं इसमें लायोफिलिक सॉल्ट लेते हैं, जिलेटिन स्टार्च गम कुछ भी। तो लायोफिलिक सॉल्ट को अगर हम लोग डालते हैं, है ना, यहाँ अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं लायोफिलिक सॉल्ट, तो जनरली इसका क्या होता है, प्रिसिपिटेशन नहीं होता। लायोफिलिक सॉल्ट को जो होता है क्या होता है, इसमें प्रिसिपिटेशन नहीं होता। इसमें लायोफिलिक सॉल्ट जो होता है जमता नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिए, एक लायोफोबिक सॉल्ट लिया, वो लायोफोबिक सॉल्ट क्या है, 10 मिलीलीटर लिए गोल्ड सॉल्ट, 10 मिलीलीटर क्या ले लिए गोल्ड सॉल्ट, और इसको क्या कहते हैं रख दिए। तो रखने के बाद क्या होता है, ये जो होता है यहाँ ऑलरेडी अपने आप में ये जम जाता है, ये अपने आप में ये जमा हुआ है, चूँकि गोल्ड सॉल्ट है। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से समझिए, देखिए ये हम लोग क्या लिए लायोफिलिक सॉल्ट, और लायोफिलिक सॉल्ट में हम लोग क्या किए, 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन को डालते हैं, 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन को डालते हैं। जैसे ये लायोफिलिक सॉल्ट लिए थे गम या स्टार्च का, इसमें 1 ml का 10%, 1 ml ऑफ 10%, 1 ml का 10/100वां हिस्सा हम लोग NaCl को डालते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई प्रिसिपिटेशन नहीं होता, कुछ जमता नहीं है, क्योंकि लायोफिलिक सॉल्ट विस्कोसिटी होता है, इसमें चिपचिपाहट टाइप का चीज़ होता है। इसमें NaCl क्या होता है, ऊपर में ही घुल जाता है, ऊपर में ही रह जाता है, मतलब जमता नहीं है। लेकिन यही अगर गोल्ड सॉल्ट लेते हैं, क्योंकि गोल्ड सॉल्ट में चार्ज होता है, प्लस और माइनस होता है। इसमें अगर हम लोग 1 ml ऑफ NaCl को अगर हम डालते हैं, 1 ml ऑफ 1 ml ऑफ 10% अगर हम लोग NaCl सोल्यूशन को इसमें डालते हैं गोल्ड सॉल्ट में, तो देखा यह जाता है कि NaCl टूटेगा Na पर प्लस और Cl पर माइनस, मतलब वो आयनिक है, और ये गोल्ड सॉल्ट भी आयनिक होता है। दोनों मिल करके क्या होता है, आयन में अट्रैक्शन होने के कारण ये पेंधी में जाकर के बैठ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रिसिपेट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिसिपिटेशन नहीं होता। फिर से समझिए, हम लोग क्या लिए, एक लायोफिलिक सॉल्ट लिए, इसमें NaCl को डालते थे, जमता नहीं है। एक हम लोग क्या लिए 10 ml, यहाँ पे हम लोग क्या किए गोल्ड सॉल्ट ले लिए, 10 ml गोल्ड सॉल्ट ले लिए, लेकिन इसमें अगर NaCl सोल्यूशन को डालते तो ये प्रिसिपेट हो जाता है, जम जाता है। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना है कि इसमें गोल्ड सॉल्ट में NaCl सोल्यूशन को डालो, बट ये जमना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ से ये लायोफिलिक सॉल्ट को कुछ अमाउंट इसमें डाल दिए, लायोफिलिक सॉल्ट को कुछ अमाउंट इसमें डालिए, कम से कम इतना अमाउंट डालिए ताकि 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डालने से इसमें कोई प्रिसिपिटेशन नहीं हो। अब ये नहीं जमे, क्यों नहीं जमेगा, क्योंकि जो करेक्टर लायोफिलिक सॉल्यूशन का था वही करेक्टर अगर लायोफिलिक में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसमें अगर डालेंगे तो क्या होगा, लायोफिलिक का अमाउंट आ जाएगा, जिसके कारण से NaCl सॉल्यूशन को डालेंगे तो अब ये जमेगा नहीं। तो यही अमाउंट कम से कम कितना लायोफिलिक सॉल्यूशन को लायोफोबिक सॉल्ट में डालें, ताकि 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन डालने के बाद इसमें कोई प्रिसिपिटेशन नहीं बचता। इसी को हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं, है ना। तो गोल्ड नंबर को आसान शब्द में समझिए कि लायोफिलिक सॉल्ट में NaCl सोल्यूशन को डालते तो जमता नहीं है, इसका एक स्पेशल करैक्टर होता है। लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट अगर लेते हैं, 10 ml गोल्ड सॉल्ट अगर ले लेते हैं, इसमें NaCl सोल्यूशन को डालते तो वो जम जाता है, प्रिसिपेट हो जाता है। एक काम करते हैं इसमें, इसलिए क्योंकि इसके पास जो प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं है, अब क्या करेंगे, लायोफिलिक सोल्यूशन का कुछ अमाउंट इसमें डाल दीजिए, जिसके कारण अब इसके पास इसका प्रॉपर्टीज आ गया लायोफिलिक को, तो कुछ अमाउंट कम से कम इतना लायोफिलिक सॉल्ट इसमें डालिए, ताकि अब NaCl सोल्यूशन को डालेंगे तो कोई प्रिसिपिटेशन नहीं बचेगा। तो इसी अमाउंट को कहते हैं गोल्ड नंबर, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो यही है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ए हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट
या तो लाइफलिक कोलाइडल सॉल्ट दैट विल जस्ट प्रिवेंट मतलब रोकता है द प्रिसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इज नॉन एज गोल्ड रंबर। ठीक है, चलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो आपको कवर करना था। ठीक है, लास्ट में टर्म आता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता होगा कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकता है, उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट को फिजिकल स्टेट के आधार पर दो टाइप में बांटा गया, होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो अगर होमोजीनियस की बात करेंगे, देखो तो ये सॉल्यूट रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये जो बना वो प्रोडक्ट है। तो अगर रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो, जैसे ये गैस है, तो इस टाइप का जो कैटलिस्ट होता है उसको होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब वैसा कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो उसको कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। SO2 सल्फर में होता है और हाफ ऑक्सीजन, ये भी गैस है ना, गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन भी गैस, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके लिए रिएक्शन को बनाने का काम करेगा वो कैटलिस्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी गैस होता है, इसका मतलब होमोजीनियस कैटलिस्ट है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होता है कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट से डिफरेंस होता है। जैसे अमोनिया अगर हम लोग बनाते हैं हबर्स प्रोसेस में तो नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है, इसको मिलाएंगे तो अमोनिया बनेगा, लेकिन रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का यूज जरूरत पड़ता है, इसको आयरन कहते हैं। और आयरन कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड। तो यहाँ फिजिकल स्टेट सॉलिड है जबकि यहाँ पे क्या है, गैस है, दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। इस टाइप का कैटलिस्ट को कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर कैटलिस्ट को 4-5 टाइप में बांटा गया है ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, प्रोमोटर, है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, तो वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो अमोनिया बनेगा, लेकिन अगर आयरन अगर यूज करते तो इसके अमोनिया बनने के रेट को बढ़ा देता है, तो आयरन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, घटा दे, उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे है ना, सोडियम सल्फाइड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बहुत सोडियम का कंपाउंड है, बहुत तेजी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसके रिएक्शन को है ना स्लो करने के लिए इथाइल अल्कोहल का हम लोग यूज करते हैं, इथेनॉल का। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, कम करता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो इस टाइप कैटलिस्ट जो होगा वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, तो प्रोमोटर का मतलब होता है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट तो भाग नहीं ले, लेकिन ये क्या करता है, कैटलिस्ट के पावर को ही बढ़ा देगा। और जब कैटलिस्ट के पावर को बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो इसको प्रोमोटर कहते हैं। तो प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ही बढ़ा देता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, इसको प्रोमोटर कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर हम लोग मिलाते हैं ना तो अमोनिया तो बनता है लेकिन बड़ी स्लो बनता है, बहुत स्लो बनता है। यहाँ पे आयरन अगर कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, हम लोग आयरन अगर हम लोग कैटलिस्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखने की कोशिश ये कर रहे थे, देखिए हम लोग यहाँ देखने की कोशिश ये कर रहे थे कि प्रोमोटर क्या होता है। तो प्रोमोटर की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को अगर मिलाते हैं तो अमोनिया तो बन जाता है लेकिन स्लो बनता है। तो आयरन का यूज़ करते थे रिएक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन अगर मोलिबेंडम ये MO जो है उसका यूज़ करते थे, ये आयरन के पावर को और बढ़ा देता है, जिसके कारण अमोनिया बहुत तेजी से बनता है। तो इसको प्रोमोटर कहेंगे, लेकिन आयरन को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। एक टॉपिक और थोड़ा सा रह गया, लास्ट टॉपिक थोड़ा सा देख लेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन का ही प्रॉपर्टी था, पेप्टाइजेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन पूछता है पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो पेप्टाइजेशन का साफ सुथरा मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। पेप्टाइजेशन का मतलब साफ सुथरा मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर बाय द वे ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करेंगे, एक शांत टेबल पर रख देंगे ना, तो जितने सारे सॉल्यूट पार्टिकल हो जाकर के नीचे जाकर क्या कहेगा, पेंथिम बैठ जाएगा। मतलब ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं रहा। कोलाइडल सॉल्यूशन जब नहीं रहा तो इसको हम लोग PPT कहते हैं, PPT प्रिसिपिटेट हो गया, या पेंथिम बच है ना, जम गया। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ एक ऐसा लिक्विड डालिए, एक ऐसा स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट डालिए ताकि जो पेंदी पर बैठा हुआ इसको फिर से क्या कर दे, फैला दे और फिर से कन्वर्ट कर दे कोलाइडल सोल में। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसी को पेप्टाइजेशन कहते हैं। और जो लिक्विड का हम लोग यूज़ किए थे उसी का नाम होता है पेप्टाइजिंग एजेंट। एक्चुअल करता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है, ये कोलाइडल सोल्यूशन है, इसमें पेंधी में सब प्रिसिपेट होकर के जब कोलाइडल सोल्यूशन बैठ गया, शांत में रखेंगे, ये मतलब ये प्रिसिपेट हो गया। जब ये जम गया, अगर हम देखने की कोशिश किए, जब ये जम गया
तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा लिक्विड डालिए ताकि ये जमे हुए को बिखेर दे। मतलब जैसे इसमें लिक्विड डालते तो क्या करते हैं, इसके ऊपर में एक लेयर बना लेता है, चाहे वो प्लस चार्ज का या फिर माइनस चार्ज का, प्लस प्लस चार्ज या फिर माइनस माइनस टाइप का चार्ज बना देगा। अगर यहाँ प्लस प्लस चार्ज, जैसे ये पार्टिकल है इस पर माइनस 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 चार्ज, एक और पार्टिकल पर माइनस 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 चार्ज, एक और पार्टिकल पर माइनस 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 चार्ज, नेगेटिव पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता हूँ, नेगेटिव चार्ज में। और आपको पता है कि सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसके कारण रिपल्सन होने के कारण दूर दूर फिर से फैल जाएगा। और इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। और पेप्टाइजेशन इस ये जो इलेक्ट्रोलाइट का जो जरूरत पड़ता है, जो यूज करते हैं, उसको कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात अगर हम बात करने की कोशिश करें तो अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर प्रिसिपिटेड है, तो प्रिसिपिटेड पार्टिकल को फिर से फैला देना और कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देना पेप्टाइजेशन कहलाता है। और जिस एजेंट का यूज करते हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, उसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन क्या लिखे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पेप्टाइजेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट पार्ट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, एंड दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और उस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। उस टाइप के है ना इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। जैसे CDS जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कैडमियम सल्फाइड, ये प्रिसिपेट फॉर्म में होता है, ये जमे हुए पार्ट में होता है। ठीक है, अब जमे हुए पार्ट में है, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोलाइट H2S। H2S टूटेगा क्या, सल्फर पर 2 माइनस, क्या होगा, हाइड्रोजन पर 2 प्लस। यहाँ CDS है तो ये क्या होगा, ये सल्फर जो 2 माइनस इस पर जाके जम जाएगा, इसके ऊपर सल्फर 2 माइनस का एक लेयर बना लेगा। तो बहुत सारा क्या होगा इसमें, सल्फर 2 माइनस, एक जैसे ये एक पार्टिकल है, इस पर सल्फर 2 माइनस, एक और पार्टिकल होगा उसको भी सल्फर 2 माइनस, सबको नेगेटिव कर दिया, जिसके कारण फिर से अपने आप में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ये फैलने लगा। और फैलने के कारण क्या होता है, ये कोलाइडल सोल बन गया। देखिए CDS था, इसके ऊपर में एक नेगेटिव सोल आ गया, S पर 2 माइनस, और एक नेगेटिव पार्टिकल बना लिया। इस टाइप का बहुत सारा नेगेटिव पार्टिकल बनाएगा, सब आपस में क्या होगा, फैल जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस टाइप में, नेगेटिव सोल, मतलब कोलाइडल सोल में। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब प्रिसिपेट पार्ट में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं तो अगर कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो जाए तो इस टाइप को प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं। और जिस लिक्विड का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, उसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है कोगुलेशन और हार्डी-सूज रूल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोगुलेशन क्या होता है भाई, तो कोगुलेशन का मतलब अभी हम लोग बताने की कोशिश किए कि कोगुलेशन का मतलब होता है जब छोटे छोटे पार्टिकल अगर आपस में जुड़ जाए तो जुड़ने के बाद वो बड़ा पार्टिकल हो जाएगा, बड़ा पार्टिकल होने के कारण, भारी होने के कारण जाकर पेंथी में प्रिसिपेट हो जाएगा, और यही जमने के प्रोसेस को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। हार्डी-सूज ने क्या बताया था, हार्डी-सूज ने क्या बताया था, ये जो प्रिसिपिटेशन होता है या कोगुलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका प्रिसिपिटेशन भी जल्दी होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं हार्डी-सूज रूल। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं कि NaCl है, NaCl है तो NaCl पर टूटेगा Na पर प्लस, देखिए NaCl है तो ये टूटेगा Na पर प्लस और Cl पर माइनस। ठीक है, ये टूटेगा Na पर प्लस Cl पर माइनस, इसमें प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है लेकिन कम है। MgCl2 को तोड़ेंगे तो 1 Cl पर 1 माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस, और 2 प्लस होगा मैग्नीशियम पर, इसमें 2 प्लस 2 माइनस हो गया। FeCl3 की अगर हम बात करें तो 1 क्लोरीन पर 1 माइनस, 3 क्लोरीन पर 3 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, आयरन पर क्या होगा 3 प्लस, तो इसमें 3 प्लस 3 माइनस, इसमें 2 प्लस 2 माइनस, इसमें 1 प्लस 1 माइनस है, इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो अगर एक कोलाइडल सोल है, अगर तीनों कोलाइडल सोल मान लेते हैं, इसमें ज़्यादा प्लस और ज़्यादा माइनस है, ये जल्दी प्रिसिपेट होगा, जल्दी छोटे छोटे पार्टिकल अट्रैक्ट होगा, जल्दी प्रिसिपेट होगा, मतलब इसका जल्दी कोगुलेशन होगा। इसमें 2 प्लस 2 माइनस है एक मॉलिक्यूल में, तो ये भी जमेगा लेकिन थोड़ा स्लो है, इसमें 1 प्लस 1 माइनस, अट्रैक्शन इसमें सबसे कम है तो धीरे धीरे जमेगा। इसका मतलब जो प्रिसिपिटेशन होता है वो सबसे जल्दी इसका होगा, उससे कम इसका, सबसे स्लो इसका होगा। मतलब प्रिसिपिटेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, चार्ज का, और इसी को कहते हैं हार्डी-सूज रूल। और इस टाइप को प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है जम जाना, ये छोटे छोटे पार्टिकल है ना मिलेगा तो बड़ा पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, जिसको कोगुलेशन कहते हैं। और कोगुलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हार्डी चार्ज का, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हार्डी-सूज रूल। ठीक है, तो कोगुलेशन क्या हुआ, द एग्रीगेशन, जमा होना ऑफ किसका, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनटू ए बिगर पार्टिकल सो दैट इट कैन बी मेड प्रिसिपेट, ताकि इसको जमाया जा सके, इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। और ये प्रिसिपिटेशन जो होता है, ये प्रिसिपिटेशन का पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इज कॉल्ड हार्डी-सूज रूल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। बस यही तो था आपका चैप्टर, पूरा सरफेस केमिस्ट्री यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। डियर्स, अभी तक जो बच्चे देख रहे हैं एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हाँ सर हमने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट करेंगे, ताकि फिर से अगला वीडियो में हम लोग है ना नए एनर्जी के साथ मिल पाएंगे।
मुझे लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री अगर क्वेश्चन पूछा तो इससे बाहर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। बस इतना ही, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार इसको कवर कीजिए, क्वेश्चन इसी के अंदर आएगा। कम टाइम है इसलिए शॉर्ट वीडियो एज ए क्रैश कोर्स टाइप का आपको बना दिया गया, ठीक है। बाकी कोई दूसरे चैप्टर में आपको दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे ताकि उस वीडियो को बना दिया जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।